हेलो एवरीवन, दिस इज CSCS दिव्या अग्रवाल एंड आज हम लोग EIS का थर्ड क्लास करने वाले हैं। यस, ई कॉमर्स का हम लोग थर्ड क्लास करने वाले हैं। तो पहले दो क्लास में मैंने जो पढ़ाया था, आई होप आपने अच्छे से उसको समझा है और लर्न भी कर लिया है। ठीक है, लास्ट क्लास याद है हम लोगों ने पूर्वी के बारे में पढ़ा था। पूर्वी कौन थी? पूर्वी एक रहस्यमय ब्यूटीफुल लड़की थी जिसमें सारे राज छुपे हुए थे ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स के। पूर्वी का एक बार फटाफट मुझे आप फुल फॉर्म बता दो। P का मतलब क्या था, U का मतलब क्या था, RVWI दो तो थे, पेमेंट गेटवे, यूजर, फिर उसके बाद मैंने बोला था वेब पोर्टल, V से वेंडर, I से इंटरनेट, है ना, फिर और I से मैंने बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टेक्नोलॉजी। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टेक्नोलॉजी में भी फिर मैंने आपको फर्दर 4 पॉइंट्स पढ़ाए थे, अगर आपको याद है तो। कंप्यूटर होना चाहिए, सर्वर, डेटाबेस, मोबाइल ऐप, डिजिटल लाइब्रेरी एंड देन डेटा इंटरचेंज। ठीक है, और फिर मैंने ये भी बोला था आप जब भी वेंडर का बात करते हो तो एक वेंडर के पास ये एसेंशियल चीजें होनी जरूरी है ना, सप्लायर, वेयरहाउसिंग, शिपिंग, रिटर्न, ई कॉमर्स कैटलॉग, मार्केटिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, गारंटी, फिजिकल शोरूम्स एटसेट्रा ऑप्शंस भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने लास्ट बहुत ही मजे में डिस्कस किए थे। फिर मैंने आपको एक चीज बोला था, मोबाइल ऐप में अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं जो कि डिस्प्ले करने पड़ते हैं। फ्रंट मॉड्यूल बोला था, टिकटिंग मॉड्यूल, मार्केटिंग मॉड्यूल, कस्टमर सपोर्ट मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल। तो अगर ये सब वर्ड्स भी आपको याद है ना, तो मतलब आपका EIS में ग्रैब बहुत ही मजबूत चल रहा है। फिर मुझे बताओ, मैंने आपको डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताया था। मैंने बोला था जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स, ये सारे जो है ना वेबसाइट में हम स्टोर नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा वेबसाइट क्रैश हो जाएगा। तो हम लोग अलग से एक लाइब्रेरी लेके रखते हैं, वहां पे हम लोग ये डेटा को स्टोर करके रखते हैं। फिर जब भी कस्टमर को इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वहां से वो डेटा को फेच करके उन्हें दिखा दिया जाता है। सो इट्स एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। आज हम लोग बहुत ही टेक्निकल और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम, जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि हर टर्म ही लगभग इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये टॉपिक होता क्या है। अब मैं और एक चीज बता दूं, कुछ बच्चे ना इन्हें रट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये होता क्या है। 2 टियर, 3 टियर, 1 टियर, सर्वर किसको बोलते हैं, डेटाबेस किसको बोलते हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड, और इसी वजह से उन्हें EIS डिफिकल्ट लगने लगता है। बट मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि EIS बहुत कॉन्सेप्चुअल है। आप एक एक स्टेप बाय स्टेप मेरी बातों को सुनोगे और समझोगे तो ये सारे जो कीवर्ड्स मैंने अभी यूज किए ना, टियर, डेटाबेस, नेटवर्क, एप्लीकेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, आप भी मेरा विश्वास करो, आप भी इतने कॉन्फिडेंस के संग ये सारे वर्ड्स बोल सकोगे। ठीक है, बस कुछ देर वेट करो, मेरे लेक्चर को अटेंटिवली सुनना। सो आर यू गाइज रेडी? तो सबसे पहले मैं आपको आर्किटेक्चर में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करने वाली हूं कि एक जो नेटवर्क सिस्टम का आर्किटेक्चर है ना, वो कैसे होता है। जैसे आपके बुक्स में सिंपली दिया हुआ है 2 टियर एंड 3 टियर स्ट्रक्चर, बट पहले मैं आपको ये बताऊंगी आर्किटेक्चर वर्ड का मतलब क्या होता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। भले ही मुझे ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस लेने पड़े, लेकिन मुझे चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर एक बार में बेस मजबूत होगा ना, तो लॉन्ग टर्म में नहीं भूलोगे और एग्जाम्स में आप लिख कर आओगे। बताओ आर्किटेक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड आर्किटेक्चर इन कॉमन पार्लेंस। मतलब आप कॉमन रोजमर्रे की जिंदगी में आर्किटेक्चर वर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हो। जैसे कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन एंड ऑल होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में बिल्डिंग्स बनाते हो या, तो वहां पर आप आर्किटेक्चर वर्ड का इस्तेमाल करते हो ना। तो आर्किटेक्चर मतलब हो गया एक टाइप का डिजाइन, स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो आर्किटेक्चर वर्ड का मतलब क्या हुआ, डिजाइन, या फिर बोल लो स्टाइल, है ना, या फिर बोल लो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन की किस तरह से आपका ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मॉडल होगा, उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। ठीक है, हमारा बिजनेस का मॉडल ऐसा होगा, ये बिल्डिंग का ढांचा ऐसा होगा, ये बिल्डिंग इस तरह से डिजाइन होगी। तो ये जो डिजाइनिंग हम लोग कर रहे हैं ना, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो वैसे ही जब कंप्यूटर की दुनिया में जब हम लोग नेटवर्क्स के डिजाइन बना रहे, या हम लोग बिल्डिंग्स के डिजाइन नहीं बना रहे, हम लोग नेटवर्क्स के ढांचे को खड़े कर रहे, नेटवर्क्स का स्टाइलिंग बता रहे, नेटवर्क्स का डिजाइनिंग बता रहे। तो इसीलिए यहां बोला कि आर्किटेक्चर किसका, नेटवर्क्स का, नेटवर्क्ड सिस्टम का। आर्किटेक्चर किसका, नेटवर्क्ड सिस्टम का। समझे आर्किटेक्चर क्या होता है। तो मैम आपने ये तो बोल दिया आर्किटेक्चर क्या होता है, मैं समझ भी आ गया, बट आपने बोला आर्किटेक्चर कंप्यूटर की दुनिया में नेटवर्क का बनाना है। तो नेटवर्क क्या होता है भाई, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क इज अ काइंड ऑफ सिस्टम विच कनेक्ट्स 2 or more कंप्यूटर्स टुगेदर।
अब मान लो 2-3 कंप्यूटर को मुझे एक संग जोड़ना है ताकि मैं इस कंप्यूटर का डेटाबेस को एक्सेस कर सकूं, तो मैंने कनेक्शन बनाया, तो ये कनेक्शन को ही तो नेटवर्क बोलते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करते हो तो आप कैसे कनेक्ट करते हो? नेटवर्क के जरिए। सो कहना इसे नेटवर्क क्या हो गया? नेटवर्क एक सिस्टम है। नेटवर्क क्या है? एक सिस्टम है। नेटवर्क क्या है मुझे बताओ? नेटवर्क एक सिस्टम है विच कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर्स, विच कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स। समझे मेरे बच्चे? तो आर्किटेक्चर हो गया डिजाइन, है ना, कि जैसे बिल्डिंग मुझे बनाना है उसका डिजाइन क्या होगा। और नेटवर्क क्या हो गया? जब मैं 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हूं, तो जिस माध्यम से, जिस मीडियम से कनेक्ट कर रही हूं, जिस सिस्टम से कनेक्ट कर रही हूं, उसको नेटवर्क बोला जाता है। तो ये जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, वो कैसा होगा? दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। क्लियर है? अब इसके बाद यहां पे आप एक वर्ड सीखोगे, टियर। टियर जैसे आप बोलते हो ना, हमें बिल्डिंग बनानी है 1 तल्ले की, 2 तल्ले की, 3 तल्ले की, आप बताते हो ना इतने माले की बिल्डिंग बनानी है, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर बोलते हो ना। तो वैसे यहाँ पे नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा? 1 टियर रहेगा कि 2 टियर रहेगा कि 3 टियर रहेगा? सो टियर का मतलब हो गया कितना आपका फ्लोरिंग्स बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क में कितना नेटवर्क का डिजाइनिंग हो रहा है। इज इट 1 टियर, इज इट 2 टियर, इज इट 3 टियर? तो अलग अलग टाइप के टियर्स होते हैं किसके? नेटवर्क के आर्किटेक्चर के। सो टियर वर्ड क्लियर है? टियर वर्ड क्या होता है? ठीक है, इज इट क्लियर? टियर वर्ड क्या होता है? अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे पता है? टियर का मतलब नॉर्मल जिंदगी में तो फ्लोर्स हो गया, इतने फ्लोर्स हमें बनाने हैं। अब नेक्स्ट आप देखोगे बार बार मैं एक वर्ड यूज करूंगी जिसको बोलते हैं क्लाइंट। तो आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्लाइंट वर्ड का मतलब क्या हुआ? क्लाइंट हो गया यूजर। ठीक है, क्लाइंट हो गया एक यूजर जो कि ना कंप्यूटर को या कोई वर्क स्टेशन को या कोई भी पोर्टेबल डिवाइस को यूज करके अपना क्वेरी जनरेट कर, अपना क्या जनरेट करे? क्वेरी, अपना डाउट्स लिख रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कौन है? चलो मैं कलर चेंज करूंगी पेन का। हाँ, ये कौन है? ये आप में से मेरे एक स्टूडेंट हो। ठीक है, ये कौन हो? आप में से मेरे एक स्टूडेंट हो। आपने क्या किया? आपको ना EIS के क्लासेस के लिए एडमिशन लेना है, तो आपने क्या किया? आपने अपना लैपटॉप खोला। आपने क्या किया? अपना लैपटॉप खोला या अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर खोला। समझ में आ रहा है? तो आप हो गए यूजर। आप कौन हो गए? यूजर। और आपके हाथ में आप ये जो डिवाइस देख रहे हो, आपने जो कंप्यूटर खोला, ये आपका वर्क स्टेशन हो गया। इसको बोल लो वर्क स्टेशन। या आप हो सकता है कंप्यूटर में देख रहे हो, या हो सकता है लैपटॉप में देख रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपने मोबाइल फोन में सर्च करना चालू किया, हमारा ऐप खोल लिया MEPL क्लासेस का। समझ में आया? तो ये जो कंप्यूटर के जरिए आपने खोला, फिर वहां पे आप सर्च करो, आपने लिखा व्हाट इज द फीस फॉर EIS, व्हाट इज द फीस फॉर EIS, आपने एक क्वेरी जनरेट की। तो आप जैसे ही क्वेरी जनरेट करते हो आपको सोल्यूशन मिल जाता है ना? तो यानी ये जो क्लाइंट मैंने वर्ड यूज किया, ये क्लाइंट वर्ड का मतलब क्या हो गया? क्लाइंट रेफर्स टू द कंप्यूटर, it refers to the system workstation where the user is generating a query। उनके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट वर्ड क्या हो गया? क्लाइंट कौन हो सकता है? इट में बी अ यूजर, इट में बी अ वेंडर इन ई-कॉमर्स, कोई भी बंदा हो सकता है जो कंप्यूटर में क्या कर रहा है? क्वेरीज जनरेट कर रहा है। समझ में आया? सो क्लाइंट कौन हो गया? द पर्सन हु इज जनरेटिंग अ क्वेरी, हु इज जनरेटिंग अ क्वेरी। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला MEPL के क्लासेस में आपने क्वेरी जनरेट की, EIS SM का फीस स्ट्रक्चर क्या है? सो दैट इज अ क्वेरी बीइंग जनरेटेड बाय यू आर अ स्टूडेंट और यूजर, यू आर अ क्लाइंट। आपने क्वेरी कहां जनरेट की? अपने कंप्यूटर में या फिर आपने अपने मोबाइल में, तो वो आपका वर्क स्टेशन हो गया। समझ गए मेरी बातों को? तो दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंट कंप्यूटर और क्लाइंट वर्क स्टेशन। ठीक है, तो क्लाइंट कौन है? क्लियर है? अब वैसे ही ई-कॉमर्स का अगर मैं बात करूं ना, तो ई-कॉमर्स में जनरली जब भी हम Amazon ये सबका साइट खोलते हैं, हम अपना क्वेरी जनरेट करते हैं ना, क्वेरी जनरेट करते हैं। तो ये जो हम लोग Amazon के साइट में क्वेरी जनरेट, हम लोग क्या सर्च करें? हम लोग देख रहे हैं क्वेरी में भी रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट में बी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट में बी अबाउट एनी सर्विस, इट में बी अबाउट द पेमेंट क्वेरी कि पेमेंट कैसे करना है हमें, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वेरी कैन बी एनीथिंग। समझ में आया? सो एनी रिक्वेस्ट विच इज बीइंग जनरेटेड एट द वर्क स्टेशन बाय द यूजर इज कॉल्ड एज क्लाइंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट। समझ गए क्लाइंट कौन होता है? सो अभी थ्रू विद द वर्ड क्लाइंट। फिर इसके बाद ना सर्वर होता है। इसके बाद आप एक कॉमन वर्ड मेरे से सुनोगे, बार बार मैं यूज करने वाली हूं, सर्वर। सर्वर कौन है? तो अब सर्वर वो होता है जो कि क्या कर रहा है ना, अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है। ठीक है, क्लाइंट ने क्वेरी जनरेट की, अब इसका जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वर के अंदर स्टोर्ड है। समझ में आ रहा है? तो सर्वर प्रोसेसिंग करके क्लाइंट को क्वेरीज बता रहा है।
तो सर्वर आप सिंपली ऐसे याद रखो, सर्वर एक सिस्टम है जहां पे डेटा को सेव किया जा रहा है, विच में बी वेदर वायर्ड सर्वर और वायरलेस सर्वर, ठीक है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस, इट मे बी अ वायर्ड और अ वायरलेस सर्वर, ठीक है, वायर्ड और वायरलेस, जहां पे क्या हो रहा है, डेटा को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, वेयर वी आर स्टोरिंग द डेटा एंड फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस द डेटा, ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड एज सर्वर। फिर इसके बाद एक टर्म यूज करूंगी, मैंने ऊपर हेडिंग में क्या लिखा था बताओ, नेटवर्क सिस्टम वर्ड लिखा था ना, तो नेटवर्क सिस्टम वर्ड का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क सिस्टम का मतलब ये जो क्लाइंट है और ये जो सर्वर है, ये दोनों में कनेक्शन कैसे आया, ये सिस्टम के थ्रू ना, सिस्टम को ही नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं। सो नेटवर्क सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच इज एक्चुअली लिंकिंग द क्लाइंट विद द सर्वर कंप्यूटर, व्हिच इज लिंकिंग द क्लाइंट कंप्यूटर विद द सर्वर कंप्यूटर, सो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क्ड सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेटवर्क्ड सिस्टम, समझे। तो नेटवर्क सिस्टम क्या हो गया, जो क्लाइंट को और सर्वर को कनेक्ट कर रहा है ताकि क्लाइंट को उनका जरूरतमंद इंफॉर्मेशन मिल सके, उनके क्वेरी का रिजल्ट उन्हें ऑब्टेन हो सके। सो नेटवर्क सिस्टम क्या हो गया, इट इज अ सिस्टम which is actually acting as a connection, किसके बीच में, किसके बीच में कनेक्शन कर रहा है, क्रिएट कनेक्शन किसके बीच में, यूजर के बीच में, यानी कि क्लाइंट बोल लो बेटर टर्म्स में, एंड सर्वर के बीच में। तो ये जो आप कड़ी देख रहे हो ना, ये कड़ी को ही नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो कड़ी है इसका ही आर्किटेक्चर कैसा होगा वही तो हमें डिस्कस करना है। तो आप एक बार फटाफट ये सारे वर्ड्स को देखो, आप ये वर्ड से एक्वेंट हुए कि नहीं, आर यू कंफर्टेबल विद दीज वर्ड। आर्किटेक्चर वर्ड, मैंने हेडिंग क्या दिया, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। तो आर्किटेक्चर वर्ड का मतलब क्या हुआ बताओ मुझे, आर्किटेक्चर का मतलब हुआ नॉर्मल रोजमर्रे की जिंदगी में आर्किटेक्चर वर्ड का मतलब क्या होता है, एक डिजाइन, एक मॉडलिंग, ठीक है, बिल्डिंग्स का हम लोग आर्किटेक्चर बना रहे हैं, आर्किटेक्ट बुलाते हैं आर्किटेक्चर बनाने के लिए। तो वैसे कंप्यूटर की दुनिया में हमें नेटवर्क्स के आर्किटेक्चर बनाने होते हैं। नेटवर्क क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। तो ये जो नेटवर्क होगा जिससे दो कंप्यूटर आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तो ये नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा होगा। अभी मैंने बोला नेटवर्क में क्या हो रहा है, दो कंप्यूटर इंटरैक्ट करेंगे, तो कौन दो कंप्यूटर आप समझ रहे हो ना, एक तरफ है क्लाइंट कंप्यूटर जो कि क्वेरी जनरेट कर रहा है, और एक तरफ कौन सा कंप्यूटर है, सर्वर, जहां पे क्या है, डेटा स्टोर्ड है और वो डेटा एक्सेस करके क्वेरी का रिजल्ट का प्रोसेसिंग होने वाला है। वो सर्वर करेगा या तो डेटाबेस खुद करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर दैट वी आर यूजिंग। सो आर यू गेटिंग दिस कंफर्टेबल विद दीज वर्ड्स, ठीक है। और नेटवर्क सिस्टम मतलब हुआ द कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, है ना। तो क्लाइंट कौन हो गया, समझ में आया ना, जिसने क्वेरी जनरेट किया। और ई कॉमर्स में बात करूं तो क्वेरी कैन बी जनरेटेड बाय एनीवन, वो एक ई कॉमर्स वेंडर भी हो सकता है, ई कॉमर्स कस्टमर भी हो सकता है ना। और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट जब आपके पास आया, समझ में आया, तो वो रिजल्ट प्रोसेसिंग होकर कहां से आया, सर्वर से ना, सर्वर ने आपको बताया ये रिजल्ट है, समझ में आया, क्लियर है। तो सर्वर स्टोर कर रहा है अपने अंदर डेटा को। और टीयर मतलब 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर एक्सेट्रा। आर वी थ्रू विद दिस। क्लाइंट कौन होता है, सर्वर कौन होता है, टीयर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, एंड नेटवर्क सिस्टम क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको अभी जस्ट नो थोड़े टाइम पहले एक और वर्ड बताया था, अगर आपने मेरा बात ध्यान से सुना होगा, एप्लीकेशन लॉजिक। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे एकदम अच्छे से लर्न होगा। कान खोलकर एक एक चीज सुनो। इसके ऊपर ना मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जैसे पूर्वी ने ऑनलाइन शॉपिंग किया था, मैंने दिखाया था ना, पहले बेचारी स्पेंसर गई, फिर उसके बाद बिग बास्केट से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई सामान को, तो उससे आपको डिफरेंस क्लियर हो गया था। ये सारे मैंने वीडियो खुद बनाए हैं, तो अभी मैं जो वीडियो दिखाने वाली हूं ना, वो और क्लियर करेगा आपको आर्किटेक्चर को। तो वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच, पेशेंस रखो, सारे चीजों का आपको क्लैरिटी मिलेगा। एप्लीकेशन लॉजिक क्या होता है मेरे बच्चों, एप्लीकेशन लॉजिक, व्हाट इज द वर्ड एप्लीकेशन लॉजिक, ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन लॉजिक इज द इंटरफेस विच विल एक्चुअली convert the machine language into graphical user language which means user friendly language। मतलब मैंने क्वेरी जनरेट किया, मैंने बोला कि प्राइस कितना है इस ब्लैक ड्रेस का, याद है मैं ब्लैक ड्रेस खरीदना चाह रही थी, तो ब्लैक ड्रेस का प्राइस कितना है, मैंने क्वेरी जनरेट किया। तो अब क्वेरी जब जनरेट होता है ना, तो अब सर्वर के पास गया, सर्वर के पास मशीन वाले लैंग्वेज में गया, और सर्वर ने भी क्वेरी का आंसर दिया मशीन वाले लैंग्वेज में। तो क्या आप मशीन का लैंग्वेज समझोगे, आप मशीन को पढ़ सकते हो क्या, आप मशीन के लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते, आप यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज पढ़ सकते हो, विच इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई लैंग्वेज आप समझते हो। तो मशीन के लैंग्वेज को आपके लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया, एप्लीकेशन लॉजिक ने, समझे। सो एप्लीकेशन लॉजिक इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ काइंड ऑफ सेट ऑफ गाइडलाइंस विच विल, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल लो, या रूल्स बोल लो, या गाइडलाइंस बोल लो,
which will convert machine language into graphical user interface, which means users language, client's language में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा एप्लीकेशन लॉजिक. सो बेसिकली एप्लीकेशन लॉजिक इज एन इंटरफेस, है ना, विच इज हेल्पिंग द क्लाइंट टू इंटरैक्ट विद द ई कॉमर्स वेंडर. इस इंटरफेस के बिना आप इंटरैक्ट नहीं कर सकोगे. आप थोड़ी मशीन के लैंग्वेज को समझोगे. तो आप ये जो आपको जब अमेजन का वेबसाइट खोलते आपको सब कुछ दिखा रहा है रीडेबल फॉर्मेट में, क्योंकि ये एप्लीकेशन लॉजिक है जो उसको कन्वर्ट कर दे रहा है आपके फॉर्मेट में. So application logic is actually basically those programming languages C++, Java, ये सब के बारे में सुना है. तो ये सब languages का हम लोग help लेते हैं ना to convert the machine language into user friendly language, GUI, graphical user interface. तो application logic होना जरूरी है, नहीं तो उसके बिना एक क्लाइंट कभी भी ई कॉमर्स वेंडर के संग इंटरैक्ट नहीं कर सकेगा. समझ रहे हो बातों को. तो आपने जब क्वेरी जनरेट की, क्वेरी तो आपने अपने लैंग्वेज में जनरेट की, तो अब उसको प्रोसेसिंग के लिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो कौन करता है? ये लोग ही तो करते हैं. और फिर वापस से जब रिजल्ट आए, रिजल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके लैंग्वेज में. तो ये सब कौन कर रहा है? एप्लीकेशन लॉजिक. सो एप्लीकेशन लॉजिक इज अ काइंड ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स व्हिच इज एक्चुअली कन्वर्टिंग द मशीन लैंग्वेज इनटू यूजर रीडेबल लैंग्वेज, क्लाइंट रीडेबल लैंग्वेज. क्लाइंट मतलब आप समझ गए ना कौन हो रहा है. सो आर वी थ्रू विद व्हाट इज एप्लीकेशन लॉजिक. इसके बाद ना एक टर्म आप देखोगे बार बार, बिजनेस लॉजिक. बिजनेस लॉजिक क्या होता है? बिजनेस लॉजिक क्या होता है? बिजनेस लॉजिक इज एक्चुअली द कैलकुलेशंस एंड द प्रोसेसिंग पार्ट. ठीक है, मैंने बोला क्वेरी जनरेट हुई, सर्वर में मैंने क्वेरी भेज दी. अब सर्वर ने क्या किया? डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट किया और उसका प्रोसेसिंग कर कर यूजर को दे दिया. ये रहा रिजल्ट आपका. आपने प्राइस पूछा था, ये रहा प्राइस आपके ब्लैक ड्रेस का. तो ये जो प्रोसेसिंग किया आपके क्वेरी का, रिजल्ट दिया, ये किसने किया? किस सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ? बिजनेस लॉजिक के जरिए. किसके जरिए हुआ? बिजनेस लॉजिक. सो बिजनेस लॉजिक इज एक्चुअली डूइंग व्हाट? प्रोसेसिंग द क्लाइंट्स क्वेरी और रिक्वेस्ट इनटू रिजल्ट्स. क्वेरी का रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है कौन? बिजनेस लॉजिक. क्वेरी का रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है कौन? बिजनेस लॉजिक. तो दोनों का डिफरेंस क्लियर है. एप्लीकेशन लॉजिक हेल्प कर रहा है क्लाइंट को कम्युनिकेट करने के लिए किसके साथ? ई कॉमर्स वेंडर के साथ. सो बेसिकली एप्लीकेशन लॉजिक आपको हेल्प कर रहा है ना, कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज इनटू यूजर रीडेबल लैंग्वेज और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. बट बिजनेस लॉजिक क्या हो रहा है? बिजनेस लॉजिक तो कहां पे होगा? सर्वर्स में होगा ना, डेटाबेस में होगा, जो कि क्लाइंट के क्वेरी को प्रोसेस करके कैलकुलेशंस करके आपको रिजल्ट्स दे रहा है फाइनल. सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक. और जो रिजल्ट्स देते हैं ना, वो मशीन रीडेबल लैंग्वेज में होता है. तो फिर उसको आपके लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? एप्लीकेशन लॉजिक, C++, जावा, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो अगर ये सब टर्म आपको समझ में आ गया ना, अब आपको कोई भी आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम समझने से कोई नहीं रोक सकता. फटाफट एक बार हम लोग चलो वापस से देखते हैं. आर्किटेक्चर वर्ड का मतलब आप समझ गए. आर्किटेक्चर मतलब हो गया डिजाइन, स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन. नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो कैसे कनेक्ट? एक सिस्टम के जरिए, वो सिस्टम को नेटवर्क बोलते हैं. टीयर में भी 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर एक्सेट्रा. क्लाइंट कौन हो गया? जिनके दिमाग में क्वेरी आ रही है, जिनके दिमाग में रिक्वेस्ट आ रही है और वो चाहते हैं उनका क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए. जैसे मैंने भी बोला, एमईपीएल क्लासेस में आपको एडमिशन लेना है, तो आपने क्वेरी जनरेट किया, ये इसका फीस क्या है, मोबाइल ऐप में जाकर देखा, समझ में आया. तो आपने क्वेरी जनरेट की कहां पर? अपने मोबाइल फोन में, अपने वर्क स्टेशन में, या फिर अपने लैपटॉप में, या अपने कंप्यूटर पे. सो क्लाइंट इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली रेजिंग द क्वेरी, है ना, एंड इज आस्किंग द सर्वर कि गिव मी द रिप्लाई ऑफ दिस क्वेरी. सो दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंट. सर्वर कौन हो गया? जो आपके क्वेरी का रिप्लाई कर रहा है. या डेटा, जहां पे डेटाबेस कैन आल्सो बी द सर्वर, जहां डेटा स्टोर्ड होते हैं, व्हिच मे बी वायर्ड और वायरलेस. नेटवर्क सिस्टम क्या हो गया? ये जो मैंने बोला, क्लाइंट और सर्वर को जो दो जन कनेक्ट करके रखे, ये दोनों के बीच में जो कड़ी है, वो कड़ी को नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं. ठीक है. और एप्लीकेशन लॉजिक क्या हुआ? जो कि क्लाइंट के लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन के लैंग्वेज में, और मशीन के लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है क्लाइंट के लैंग्वेज में. सो बेसिकली एप्लीकेशन लॉजिक इज गिविंग यू एन इंटरफेस टू हुम? टू द क्लाइंट टू इंटरैक्ट विद द ई कॉमर्स वेंडर. ठीक है. और बिजनेस लॉजिक क्या हो गया? जहां पे सारे क्वेरीज का प्रोसेसिंग होता है, जहां पे क्वेरीज का सोल्यूशन होता है, उन लोग कैलकुलेशन एंड ऑल करके क्लाइंट को जो है रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं. दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक. आर वी थ्रू विद ऑल दीस कॉन्सेप्ट? एकदम सही. अब हम लोग ना डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको बोला ये जो आर्किटेक्चर है ना नेटवर्क सिस्टम का, इट में भी 1 टीयर, इट में भी 2 टीयर, इट में भी 3 टीयर. तो अभी मैं आपको सबसे पहले 2 टीयर बताने वाली हूं. 2 टीयर स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 टीयर स्ट्रक्चर क्या होता है? ध्यान से सुनना. 2 टीयर स्ट्रक्चर क्या होता है? ध्यान से सुनना.
व्हाट इज टू टीयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज टू टीयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज टू टीयर स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना। टू टीयर स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहां पे टू टीयर, नाम से समझ में आ रहा है कि दो जन इन्वॉल्व है। तो टू टीयर में कौन सा दो टीयर है, एक तो आपका प्रेजेंटेशन टीयर है और एक डेटाबेस टीयर है। टू टीयर में कौन दो टीयर है बताओ, एक आपका प्रेजेंटेशन टीयर है और एक आपका, मैंने क्या बोला, डेटाबेस टीयर है। मैम नहीं समझ में आ रहा है सब आप क्या लिख रहे हैं, अरे अब भी नहीं आएगा बब्बा, इसके ऊपर अभी वीडियो देखोगे, डायग्राम देखोगे, तब तो जाके समझ में आएगा। तो टू टीयर में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। टू टीयर में होता क्या है, हाउ इज दिस आर्किटेक्चर बिल्ट, व्हाट हैपेंस एक्चुअली। समझ लो, मान लो कि आप एक क्लाइंट हो, ठीक है, आप एक क्लाइंट हो, आपका क्लाइंट का ये रहा एक कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर बनाया, ठीक है, ये कंप्यूटर है। आप कौन हो, यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे आप बैठे हुए, यहाँ पे आप कीबोर्ड में डॉट 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 डुंग 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 क्वेरी को जनरेट कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, क्वेरी जनरेट कर रहे हो। क्वेरी मतलब क्वेश्चंस रेज कर रहे हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मे बी आप एक ऑनलाइन कस्टमर, आपको शॉपिंग करना है, आपको देखना है ब्लैक ड्रेस अवेलेबल है कि नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहना ही सही, ये आपका वर्क स्टेशन है। और आप कौन हो, आप कौन हो मुझे बताओ, आप कौन हो, आप हो क्लाइंट। तो ये पूरा, ये जो कंप्यूटर है ये क्या हो गया, क्लाइंट का कंप्यूटर। सो कहना ही सही, ये कौन हो गया, क्लाइंट कंप्यूटर। ये क्या हो गया, क्लाइंट कंप्यूटर। आर वी थ्रू विद दिस, ये क्या हो गया मेरा क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, एकदम क्लियर है। अब उसके बाद ना, अब ध्यान से सुनना, ये मेरा हो गया क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। मान लो कि आप अपने ऑफिस में चाहे बैठे हो, आप अपने ऑफिस में कुछ कर रहे हो, डुम 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 कर रहे हो, कीबोर्ड में टाइपिंग कर रहे हो या कुछ क्वेरी जनरेट किया है, तो आपको कोई ऑफिस का इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है। मान लो कि आप केपीएमजी में वर्क करते हो, आपको केपीएमजी का कोई डेटाबेस को एक्सेस करना है, ठीक है। तो ना पीछे वाले रूम में ना आपका ये इतना बड़ा सारा सर्वर कंप्यूटर पड़ा हुआ है। ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, ये डेटाबेस है जहां पे सारे कंपनी के डेटा को स्टोर किया हुआ है। ये क्या है बताओ, यहाँ सारे कंपनी के डेटा को स्टोर किया हुआ है। ये क्या है मेरा डेटाबेस, ये मेरा क्या है डेटाबेस, ये मेरा क्या है बताओ डेटाबेस। डेटाबेस समझ गए, डेटाबेस क्या होता है, जहां पे सारे इंफॉर्मेशन को सेव किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सारे इंफॉर्मेशन को सेव किया हुआ है, कोई दिक्कत। ये मेरा डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज सुनो। अब यहाँ पे क्लाइंट ने क्वेरी जनरेट किया, ठीक है, क्लाइंट ने क्या किया, एक क्वेरी जनरेट किया। क्लाइंट ने यहाँ पे क्वेरी लिखा, यहाँ पे क्वेरी आ गया, समझ में आया, यहाँ पे क्वेरी आया। अब ये क्वेरी, ये जो क्वेरी जनरेट हुआ है, ये कहाँ पे जनरेट हुआ है, डेटाबेस सर्वर में चला गया। ये क्वेरी कहाँ चला गया बताओ, डेटाबेस सर्वर में। सो क्वेरी इज जनरेटेड। अब एक चीज मेरा बात सुनना, ये जो डेटाबेस सर्वर है ना, ये क्वेरी को आपके लैंग्वेज में नहीं समझेगा, ये मशीन के लैंग्वेज में समझेगा। तो मैम क्या दिक्कत है, मैंने तो एज अ क्लाइंट यहाँ पे क्वेरी अपने लैंग्वेज में लिखा है, बट ये क्वेरी को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा बताओ, मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा बताओ। दिस क्वेरी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ मशीन लैंग्वेज, मशीन रीडेबल लैंग्वेज। और ये क्वेरी मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर कहां चला गया, डेटाबेस के अंदर चला गया ना, समझ में आया। तो यानी ये आप मुझे बताओ, ये क्वेरी को मशीन रीडेबल लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया, किसने कन्वर्ट किया, कौन कन्वर्ट करता है बताओ, मशीन को जीयूआई में, जीयूआई को मशीन लैंग्वेज में। मैम आपने अभी तो बताया था एप्लीकेशन लॉजिक, एप्लीकेशन लॉजिक, यानी एप्लीकेशन लॉजिक कहां पे इंस्टॉल्ड है, एप्लीकेशन लॉजिक ये कहां पे, क्लाइंट कंप्यूटर में ये ना, एप्लीकेशन लॉजिक या वर्क स्टेशन में, क्लाइंट के एप्लीकेशन लॉजिक कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है बताओ, क्लाइंट के वर्क स्टेशन में, क्लाइंट के कंप्यूटर में। क्लियर है, जिसने क्वेरी, क्लाइंट ने क्वेरी जनरेट की, एप्लीकेशन लॉजिक ने क्वेरी को कन्वर्ट की मशीन लैंग्वेज में, और क्वेरी कहां पे चला गया, डेटाबेस में। अब डेटाबेस के पास जैसे ही क्वेरी आया, डेटाबेस ने क्या किया, सर्वर ने क्या किया, ये क्वेरी का सोल्यूशन ढूंढना चालू किया डेटाबेस में। हाँ कहां है इसका क्वेरी, मैंने पूछा था, मैंने कोई भी क्वेरी जनरेट किया, मान लो मैंने अभी आपको बोला था ना कि मुझे केपीएमजी का कोई फाइल एक्सेस करना है, कोई डेटाबेस एक्सेस करना है, ठीक है। मान लो मुझे देखना है कि लास्ट ईयर मैं सेल्स टीम हेड हूं, मुझे देखना है लास्ट ईयर कितना सेल्स हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर केपीएमजी में कितना सेल्स हुआ था मुझे चेक करना है, ऑलराइट, ठीक है। सो इन दैट केस सेल्स हुआ था मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जीएसटी रिटर्न एंड ऑल ये सब फाइलिंग करते हैं ना, बड़े बड़े को इनडायरेक्ट टैक्सेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था लास्ट ईयर। तो अभी जैसे ही मैंने ये क्वेरी रेज किया, तो अब सर्वर ने क्या किया, क्वेरी को प्रोसेस किया। क्या किया बताओ, सर्वर का क्या क्या काम है यहाँ पे, क्वेरी प्रोसेसिंग। यहाँ पे सर्वर ने क्या किया, क्वेरी को प्रोसेस किया एंड
गिवन बैक द रिजल्ट। तो अब यहाँ पे पता है क्या हुआ, क्वेरी जनरेट हुआ, अब सर्वर ने क्या किया, रिजल्ट जनरेट करके रिजल्ट पहुंचा दिया, कहां पे, रिजल्ट पहुंचा दिया, कहां पे रिजल्ट पहुंचा दिया, क्लाइंट के वर्क स्टेशन पे, क्लाइंट कंप्यूटर में मेरा रिजल्ट पहुंचा दिया। लेकिन क्लाइंट कंप्यूटर में तो ये जो रिजल्ट आया होगा किस लैंग्वेज में आया होगा, मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज में तो कॉमन यूजर पढ़ नहीं पाएगा, तो मशीन लैंग्वेज को यूजर इंटरफेस में किसने कन्वर्ट किया होगा, बताओ मुझे, एप्लीकेशन लॉजिक ने। समझ में आया? सो एप्लीकेशन लॉजिक ने क्या किया, उसको रीडेबल बना दिया। तो एप्लीकेशन लॉजिक का आपको जॉब समझ में आया। अच्छा मुझे और एक चीज बताओ, जैसे क्वेरी जनरेट हुआ और क्वेरी सर्वर में चला गया, सर्वर ने प्रोसेसिंग की, सर्वर ने क्वेरी की प्रोसेसिंग किसके मदद के थ्रू की, किसके मदद के थ्रू की, processing of the query, all the business operations, all the calculation is done with which logic, business logic। किसके हेल्प से होता है, बिजनेस लॉजिक के हेल्प से। समझ गए? तो प्रोसेसिंग हैज बीन डन बाय द सर्वर with the help of data stored in the database using the business logic and the result has been sent back to the client workstation, client computer। तो यहां पे क्या हो रहा है, दो जन इन्वॉल्व है ना, एक हो गया आपका क्लाइंट का कंप्यूटर और एक हो गया आपका डेटाबेस कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, है ना। और सर्वर कंप्यूटर आप देखोगे बड़े बड़े कंपनी में ऐसे छोटे से कंप्यूटर नहीं होते, बहुत बड़ा मतलब सुपर साइज कंप्यूटर्स होते हैं और 2-3 सर्वर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है? अब और एक चीज मुझे बताओ, ये पूरा पिक्चर क्लियर है कि नहीं? तो इसी को 2 टियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 जन इन्वॉल्व है। तो एक हो गया प्रेजेंटेशन टियर, प्रेजेंटेशन टियर कौन सा हो गया, ये जो क्लाइंट का कंप्यूटर है वहां एप्लीकेशन लॉजिक के थ्रू प्रेजेंटेशन टियर हो रहा है, जहां पे सारे क्वेरीज के रिजल्ट को प्रेजेंटेबल फॉर्म में क्लाइंट को कम्युनिकेट किया जा रहा है। और ये वाला जो टियर मैंने बनाया ये क्या हो गया, डेटाबेस टियर। तो आप समझ गए 2 टियर स्ट्रक्चर में 2 टियर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया मेरा प्रेजेंटेशन टियर, ये मेरा क्या हो गया बताओ, प्रेजेंटेशन टियर, और ये मेरा क्या हो गया, डेटाबेस टियर, और ये मेरा क्या हो गया, डेटाबेस टियर। ठीक है? तो वैसे ही तो बताओ, अगर ये डेटाबेस को एक्सेस करना है परचेज डिपार्टमेंट के हेड को, वो भी कर सकता है। तो यहाँ अलग अलग क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट ए है, मान लो ये सेल्स डिपार्टमेंट के हेड थे, यहाँ पे मैंने क्लाइंट बी को रखा है, वो परचेज डिपार्टमेंट के हेड है, यहाँ पे मैंने क्लाइंट सी को रखा है, वो शायद एक एग्जैक्ट लेवल, एक नया नया एग्जीक्यूटिव है, और एक यहाँ पे डी रखा है जो कि एक आर्टिकल लेवल का एम्प्लॉई है, आर्टिकलशिप में आया है यहाँ पे। तो समझो ये सारे के सारे बंदे क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सक रहे हैं ना। समझ में आया? और डेटाबेस उनके क्वेरीज को प्रोसेस करके रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट कहां पे दे रहा है, क्लाइंट के वर्क स्टेशन पे, क्लाइंट के कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 जन इन्वॉल्व है ना, एक प्रेजेंटेशन टियर और एक डेटाबेस टियर। डेटाबेस में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डेटाबेस में क्या हो रहा है, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जा रहे हैं और क्वेरी का रिजल्ट्स आ जा रहा है और क्वेरी के रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर दिया जा रहा है ना, रीडेबल लैंग्वेज में विद हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लॉजिक व्हिच इज डिस्प्लेड इन क्लाइंट्स वर्क स्टेशन, क्लाइंट्स कंप्यूटर। सो इसी को 2 टियर बोला जा रहा है। तो आपको समझ में, प्रेजेंटेशन टियर क्या हुआ, प्रेजेंटेशन टियर मतलब क्या होगा, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरफेस व्हिच इज एक्चुअली एनेबलिंग। अगर मैं ई कॉमर्स का बात करूं, ये तो मैंने कंपनी का एग्जांपल किया, अगर मैं ई कॉमर्स का बात करूं, सो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरफेस व्हिच इज एक्चुअली एनेबलिंग द क्लाइंट टू कम्युनिकेट विद द ई कॉमर्स वेंडर। ये इंटरफेस दे रहा है मेरा प्रेजेंटेशन टियर। प्रेजेंटेशन टियर मेरे को इंटरफेस दे रहा है ना, कनेक्शन दे रहा है जिससे मैं कम्युनिकेट कर सक रही हूँ ई कॉमर्स वेंडर के संग। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे इस डेटाबेस सर्वर में स्टोर्ड है, मुझे यहां से इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। क्लियर है ना? तो यहां पे आपको नहीं लगता परफॉर्मेंस बहुत हाई होगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है क्लाइंट कंप्यूटर और डेटाबेस सर्वर के बीच में, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस है। तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस होगा और क्विक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होगा। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए लोग देख लो डायरेक्टली कनेक्ट करके एक्सेस कर ले रहे। Are we through with this? So immediate instant processing of the query is being done। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, क्वेरी का डेटाबेस खुद कर रहा है। डेटाबेस में डेटा और वहीं पे क्वेरी का प्रोसेसिंग भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो डेटाबेस और जो बिजनेस लॉजिक है वो एकदम क्लोज है ना फिजिकली। जो डेटाबेस और बिजनेस लॉजिक है दे आर एसोसिएटेड वेरी क्लोज फिजिकली, सो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज वेरी क्विक, है ना, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बिकम्स वेरी क्विक। और ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, कुछ इसमें झमेला नहीं है। और यहाँ पे कितने सारे क्लाइंट्स जो है एक संग सर्वर से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सक रहे हैं, डेटाबेस सर्वर से, क्योंकि इंस्टेंट प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है? तो इसका बेनिफिट्स आप मुझे बताओ क्या क्या मैंने बोला। 2 टियर स्ट्रक्चर का बेनिफिट्स क्या हो गया। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे जो बिजनेस लॉजिक है वो कहां पे, डेटाबेस के अंदर ही है ना, जहां पे डेटा स्टोर है। डेटाबेस का मतलब समझ गए, डेटाबेस
क्या होता है, जहां पे सारे डेटा को स्टोर किया जाता है, बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर होते हैं बड़े बड़े कंपनी के, जहां पे बहुत सारे डेटा को स्टोर किया जाता है। तो मैम हम लोग यहीं पे क्यों नहीं स्टोर कर लेते? अगर आप मान लो सारे एम्प्लॉइज के एक ही कंप्यूटर में, छोटे कंप्यूटर में स्टोर करोगे ना, पूरा क्रैश हो जाएगा। और वैसे भी ये सारे डेटा कॉन्फिडेंशियल है, हम सारे डेटा का एक्सेस क्यों दे सारे एम्प्लॉइज को? तो अलग अलग लेवल ऑफ एक्सेस होता है, जैसे एक एग्जेक को इतना ही लेवल ऑफ एक्सेस है डेटाबेस में, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, और मान लो एक सेल्स डिपार्टमेंट को उससे ज्यादा लेवल ऑफ एक्सेस है। सो एक्सेसिबिलिटी डिपेंड करता है ना उसके ऊपर। सो बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस जो है आर फिजिकली क्लोज, इन लोग फिजिकली क्लोज है ना, दे आर फिजिकली क्लोज। सो परफॉर्मेंस इज वेरी हाई, परफॉर्मेंस इज वेरी हाई। तुरंत जो है क्वेरीज का हमें सोल्यूशन मिलता है, क्वेरीज का हमें रिजल्ट मिलता है, ये इसका बेनिफिट है। इसके अलावा आप देख रहे हो कितना सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आप इसके बेनिफिट्स को और अच्छे से तब समझ पाओगे जब मैं इसका कंपैरिजन बताऊंगी 3 टियर के संग। क्लियर है? तो ये बहुत ही एक सिंपल मॉडल है, यहाँ पे कोई जोर झमेला नहीं, एकदम सिंपल मॉडल है। और मैंने बोला बहुत सारे, मेनी क्लाइंट कैन इंटरैक्ट विद द सर्वर एट द सेम टाइम ना, दे कैन इंटरैक्ट विद द सर्वर, मेनी क्लाइंट्स कैन इंटरैक्ट विद द सर्वर। इन लोग सब इंटरैक्ट कर सक रहे हैं ना सर्वर के संग एक साथ, है ना, इन लोग सब कनेक्टेड है, कंपनी के जो मेन डेटाबेस है उससे सबको लोग इंटरैक्ट कर सक रहे हैं, एक संग सिस्टम को यूज कर सक रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही यूजर एक संग यूज करेंगे, ज्यादा ही क्लाइंट्स एक संग डेटाबेस को यूज करेंगे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से आपको पता है क्रैश भी हो सकता है। कितना बार सुनते हो ना, वर्क ओवरलोड हो गया, मेरा जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, फॉर्मेटिंग करना पड़ा एटसेट्रा, तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा अगर यूजर्स बढ़ेंगे तो इसका स्केलेबिलिटी बोलकर नहीं है, इसका ड्रॉबैक्स क्या है? चलो 4 5 6 7 यूजर है, 20 यूजर तक भी चलो ठीक है, उससे ज्यादा यूजर अगर आ गए, एक संग सारे बंदे ने एक्सेस किया डेटाबेस को, तो हो सकता है ना प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? डेटाबेस जो सर्वर इतना संभाल नहीं पाएगा, इतने सारे क्वेरीज आएंगे तो। सो दैट इन दैट केस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की जगह परफॉर्मेंस डेटोरिएशन हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस डेटोरिएशन। क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस डेटोरिएशन। ये कब होगा? जब यूजर्स बहुत ज्यादा होंगे। ये कब होगा बताओ? जब नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीजेस। परफॉर्मेंस डेटोरिएशन कब होगा? जब बहुत ज्यादा यूजर्स आ जाएंगे। यानी ये स्केलेबल नहीं है, नॉट स्केलेबल, नॉट स्केलेबल, नॉट स्केलेबल। अच्छा मैंने बोला ये स्केलेबल नहीं है, नॉट स्केलेबल। इसके संग ना इट इज ऑल्सो नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज ऑल्सो नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ मैम? अब मान लो मैंने ना ये जो यहाँ पे डेटाबेस सर्वर में मान लो मैंने एक्सेल शीट एंड ऑल में डेटा स्टोर कर रखा है और एकदम लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल डाउनलोड करके रखा है, एक्सेल 2019। बट ये जो क्लाइंट है ना, इसका एक्सेल जो है, इसका कंप्यूटर एकदम न्यू फॉर्मेट ऑफ एक्सेल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये मान लो 2008 का आदम जमाने का ऑपरेटिंग सिस्टम ले रखा है और आदम जमाने का एक्सेल ले रखा है, तो क्या वो डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर पाएगा? क्या अपने क्वेरी का सोल्यूशन निकाल पाएगा? नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से बहुत झमेला हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द वेंडर जो है उस पर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस ऑफ दिस आर्किटेक्चर। समझ में आया? तो इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अब एक चीज बताओ, इज इट पॉसिबल क्या आप डेटाबेस सर्वर में जो है सब, अब इतने सारे यूजर्स है, अब चलो मैंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर दिया, लेटेस्ट वर्जन कर दिया, तो एक के करने से नहीं, मुझे सबका करना पड़ेगा, सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स में जाकर उसको करना पड़ेगा, विच इज वेरी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, है ना? क्लियर है? अब जैसे इसको और एक एग्जांपल आप सुनोगे, रिमोट डेस्कटॉप। कभी आपने रिमोट डेस्कटॉप को एक्सेस किया विंडोज आर करके? जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज आर रिमोट डेस्कटॉप। अब रिमोट डेस्कटॉप से आप क्या करते हो? फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपनी है, मेरा एक प्रैक्टिसिंग फर्म भी है, मान लो मुझे प्रैक्टिसिंग फर्म का ना MIS रिपोर्ट जनरेट करना है, मुझे अभी क्या MIS रिपोर्ट जनरेट करना है, समझ में, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? मैं अपने घर पे हूं, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, अब मुझे क्या करना है, मेरे फर्म का या मेरे कंपनी का जो है उसका डेटाबेस को एक्सेस करना है। मेरे कंप्यूटर में कुछ नहीं है, मेरे कंप्यूटर में खाली एक चीज है कि मैंने ये जो रिमोट डेस्कटॉप है उसको डाउनलोड करके रखा है। तो मैं जैसे रिमोट डेस्कटॉप में लॉगिन करूंगी आईडी पासवर्ड डाल के, तो सीधा मुझे रिमोट डेस्कटॉप कहां एक्सेस में ले जाएगा? मेरे कंपनी के डेटाबेस में, और वहां से मैं MIS रिपोर्ट जनरेट कर लूंगी। तो ये हो गया क्लाइंट वर्क स्टेशन, है ना? और ये जो रिमोट डेस्कटॉप है ये क्या है? ये मुझे क्या दे रहा है? एप्लीकेशन दे रहा है, इंटरफेस दे रहा है, जिससे मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, डेटाबेस से कनेक्ट कर जा रही हूँ मेरे कंपनी के, जहां पे सारे कंपनी के डिटेल स्टोर्ड है। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है ना? और एक एग्जांपल इसका सुनोगे, जैसे आप 2 टियर स्ट्रक्चर का मैं आपको और एग्जांपल देती हूं। जैसे आप कभी ऑनलाइन टिकट्स बुक किए हो? ऑनलाइन टिकट्स हाँ किए, लेकिन कभी फिजिकली जाकर रिजर्वेशन किया रेलवे टिकट्स का? रेलवे टिकट्स का जो फिजिकल रिजर्वेशन होता है ना, फिजिकल
टिकट्स, रिजर्वेशन, रेलवेज, एरोप्लेन्स, या फिर मैं आपको बोल लूं फिजिकली बैंक में कभी विजिट कर कर फिजिकली बैंक में कभी गए हो पैसा जमा करने या चेक सबमिट कर कर पैसा विड्रॉ करने, फिजिकली कभी आपने ऐसा किया है? तो अगर आप कभी भी मान लो चलो मैं रेलवे टिकट काउंटर का एग्जांपल देती हूँ, अगर आप फिजिकली कभी रेलवे टिकट काउंटर में रिजर्वेशन करवाने गए हो, टिकट्स खरीदने गए हो, तो आप क्या करते हो? आप वहां जाते हो, काउंटर में पहुंचे, है ना, जनरली विंडोज बना हुआ रहता है, विंडोज के उस पार कौन है? टिकट बेचने वाले भैया हैं, और इस साइड कौन हो? इस साइड आप हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ क्या हो रहा है? आप हो यूजर, आपको मान लो आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो आपने बोला भाई साहब मुझे दिल्ली से बॉम्बे का एक टिकट काट के दो, ठीक है। तो उसने बोला कि आप भाई साहब आपको एक फॉर्म देगा, मतलब आपको बोलेगा ये फॉर्म या पर्ची टाइप का छोटा सा, बोलेगा इसको भर दो, डिटेल्स भर दो। तो मैंने क्या किया, अपना सारे डिटेल्स भर दिया, मैं कौन हूं, मुझे ट्रैवल करना है मान लो, तो मैंने सब डिटेल्स भरकर वो भाई साहब को दे दिया, टिकट वाले भाई साहब को। अब टिकट वाले भाई साहब ने वो मैनुअली मेरे इंफॉर्मेशन को पढ़ के डेटा एंट्री कर रहा है अपने कंप्यूटर में। तो ये जो कंप्यूटर में डेटा एंट्री हो रहा है, ये क्या हो गया? क्लाइंट कंप्यूटर हो गया, है ना, और वो उसका वर्क स्टेशन हो गया। और जैसे ही डेटा एंट्री करके प्रोसेसिंग एंड ऑल किया, तो उसे इंफॉर्मेशन आ गई कि हाँ ये वाली ट्रेन अवेलेबल है, इस टाइम में अवेलेबल है, इसका फीस इतना है, इसका टिकट का दाम इतना है, फेयर इतना है, और ये टिकट में आपको कौन सा बर्थ मिलेगा, लोअर बर्थ, अपर बर्थ, ये एसी टायर की 2 टायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे डिटेल आ गए। जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन टाइप किया, आप कौन हो? आप वो बंदे नहीं हो जो विंडो के इस पार हो, आप वो बंदे हो जो आप कौन से बंदे हो? जो आप एक्चुअली अपने कस्टमर का डेटा भर रहे हो कंप्यूटर के अंदर। आप टिकट बेचने वाले भाई साहब हो, तो आप टिकट बेचने वाले भाई साहब का कंप्यूटर हो गया क्लाइंट कंप्यूटर, है ना, और वो कनेक्टेड है रेलवेज के मेन डेटाबेस सर्वर के संग। जो टिकट वाले भाई साहब का कंप्यूटर है ना, वो किससे कनेक्टेड है? जो रेलवे का पूरा जिसमें डेटाबेस है, कहां से कितने रेलवे आ रहे हैं, कितना सीट्स है, कितना कस्टमर है, कितना पैसा दिया है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मेल है कि फीमेल है, एक्सेट्रा, एज क्या है पैसेंजर्स का, सारे डिटेल्स। उस डिटेल्स से ही क्वेरी जनरेट किया ना। यहाँ पे क्वेरी किसने जनरेट किया? क्लाइंट कंप्यूटर ने। क्लाइंट कंप्यूटर में कौन बैठा? टिकट बेचने वाला भाई साहब। तो क्वेरी जनरेट किया, क्वेरी चला गया, फिर डेटाबेस में इंफॉर्मेशन था, डेटाबेस में प्रोसेसिंग होकर सर्वर ने प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दिया, रिजल्ट्स आ गया ना। समझ में आया? तो ये 2 टियर हुआ कि नहीं? जो डेटाबेस टियर हो गया है जहां पे क्वेरी का प्रोसेसिंग हो रहा है, और एक हो गया प्रेजेंटेशन टियर जो कि क्लाइंट का वर्क स्टेशन है, क्लाइंट का कंप्यूटर है, जहां पे क्वेरी का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले किया जा रहा है। अब वो क्वेरी के रिजल्ट को कैसे पढ़ पा रहा है? बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन लॉजिक इंस्टॉल्ड इन द क्लाइंट्स वर्क स्टेशन। और कैलकुलेशन किसने किया? ये सारे रिसर्च को बताकर कि ये सीट्स इतना लगेगा, प्राइस इतना लगेगा, ये प्रोसेसिंग किसने किया? प्रोसेसिंग किया आपके डेटाबेस में, जहां पे कौन इंस्टॉल्ड है? बिजनेस लॉजिक। समझ गए डिफरेंस एप्लीकेशन लॉजिक और बिजनेस लॉजिक में? तो एप्लीकेशन लॉजिक तो लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है, बिजनेस लॉजिक कैलकुलेशन प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये 2 टियर हो गया। एक हो गया प्रेजेंटेशन टियर, है ना, जो जिससे कौन इंटरैक्ट कर रहा है? क्लाइंट इंटरैक्ट कर रहा है किसके संग? डेटाबेस के संग। और एक हो गया डेटाबेस टियर जहां पे प्रोसेसिंग चल रहा है डेटा का, इंफॉर्मेशन का, क्वेरीज का, क्लाइंट के। सो ये सारे एग्जांपल हो गए, ठीक है। वैसे फिजिकल बैंक चेक जब आप भरने जाते हो तो वहां पे भी वही सेम होता है। चेक विड्रॉल के लिए जाते हो, चेक लेकर जाते हो, तो बोलते हैं ना भाई साहब एक डिटेल भर के दो। वहां बैंकर बैठा हुआ रहता है एक बड़े बड़े कंप्यूटर को लेकर, फिर उसमें लोग कंप्यूटर में ठप ठप धीरे धीरे स्लो मोशन में, लाइन लगी हुई है, स्लो मोशन में ठक 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 करके उन लोग भरते हैं। हम लोग के टाइम में ना क्या होता था, हम लोग जब इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाने जाते थे ना, हमें डिमांड ड्राफ्ट बनवानी पड़ती थी। तो डिमांड ड्राफ्ट फिजिकली बनानी पड़ती थी। आजकल तो क्या ऑनलाइन आप लोग भर लेते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म। हमारे समय में हमें ऑनलाइन फिजिकल फॉर्म्स भरने पड़ते थे। तो जब फिजिकल रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो फीस भी तो फिजिकली देना होगा। सो दे डिड नॉट यूज टू एक्सेप्ट कैश, डिमांड ड्राफ्ट लेते थे, चेक भी नहीं। तो डीडी बनवाने के लिए बैंक में जाओ, लाइन लगाओ, तो लोग डीडी बनाते थे ना। तो कैसे डीडी बनाकर आपको दे रहे? आपने इंफॉर्मेशन दिया, सब कुछ भर कर दिया स्लिप, अब वो स्लिप का डिटेल भर रहे हैं, ठक ठक कर रहे हैं। तो ठक ठक जिसमें कर रहे हैं वो क्या हो गया? क्लाइंट कंप्यूटर, है ना। और फिर वो सारे इंफॉर्मेशन कहां जाकर सेव हो जा रहे हैं? बैंक के डेटाबेस में। और डेटाबेस से फिर क्वेरी का प्रोसेसिंग होकर आपके पास क्या आ जा रहा है? रिजल्ट जनरेट हो जा रहा है, जो आपको दे रहे हैं। डीडी निकाल कर दे दिया, बन गया तो प्रिंट होकर। तो ये हो गया 2 टियर स्ट्रक्चर जहां पे डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है किसके बीच में? क्लाइंट कंप्यूटर और डेटाबेस सर्वर। अब समझे इसका मतलब? ठीक है। अब 3 टियर में क्या होता है ना, 3 जन आने वाले हैं। क्लाइंट और डेटाबेस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में एक कड़ी रहती है। कमजोर कड़ी कौन? नहीं, मजबूत कड़ी कौन? और वो लेयर को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन टियर। ठीक है, तो वो मैं बाद में समझाऊंगी। अभी आप ना मेरा एक वीडियो देखो,
ये वीडियो से मैं गारंटी के संग बता सकती हूं कि आपको ये पूरा लर्न हो जाएगा 2 टियर स्ट्रक्चर होता क्या है। और एडवांटेजेस आप समझ गए कि तुरंत जैसे ठप 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 करके दिया डेटा, तुरंत टिकट निकल गया, तुरंत डीडी बन गया, तुरंत चेक का पैसा आपको विड्रॉ करके दे दिया, तुरंत कनेक्शन है ना, क्योंकि वहां पे आप क्लोज में बैठे हो डेटाबेस सर्वर के संग। अब जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में तुरंत एक्सेस कैसे होता है, ऑल दी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ना, जो क्लाइंट कंप्यूटर है और जो सर्वर है इन लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, या तो लैन से या तो वैन से। यू अंडरस्टैंड, लैन एंड वैन। वैन हो गया मतलब वायरलेस नेटवर्क, वाईफाई ये सबके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और आपका लैन क्या हो गया, तारों के थ्रू कनेक्टेड होता है ना, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। समझ में आया? तो वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाली हूं जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा विजन कि कैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में 2 टियर स्ट्रक्चर में काम होता है। एक रूम, पूरा बड़ा रूम रहता है, इसमें बड़े बड़े कंप्यूटर रखे रहते हैं, 2-3 वो सर्वर होते हैं जहां पे कंपनी का पूरा डेटाबेस का बुद्धि स्टोर्ड है। और बाहर में 2-3 तल्ला का मान लो ऑफिस है, 2-3 तल्ला में इतने सारे इंप्लॉइज है, सबको यूज कर रहे हैं उस कॉमन डेटाबेस को, सर्वर को, कैसे वायर से कनेक्टेड है या फिर वाईफाई के जरिए कर रहे हैं, वायरलेस, सो लैन या वैन से कनेक्टेड है। ये 2 टियर स्ट्रक्चर है ना। तो जो क्लाइंट, जो एम्प्लॉइज हो गए वो क्या हो गए, क्लाइंट, उनका जो लैपटॉप हो गया वो क्लाइंट का वर्क स्टेशन हो गया, और जो मेन डेटाबेस, मैंने बोला एक रूम में 2-3 बड़े बड़े कंप्यूटर पड़े, वो सर्वर हो गए, डेटाबेस सर्वर, वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उन लोग रीडेबल फॉर्मेट में ला रहे हैं। किसके थ्रू, एप्लीकेशन लॉजिक, जो कि कहां इंस्टॉल्ड है, क्लाइंट के वर्क स्टेशन में, और बिजनेस लॉजिक कहां इंस्टॉल्ड है, डेटाबेस सर्वर में। सो ये सब वर्ड्स बोल पाओगे अब एग्जाम्स में आएगा। मान लो 2 टियर स्ट्रक्चर डिस्कस करने आया, तो 2 टियर में आप क्या बताओगे कि पूरे ये मॉडल बताओगे ना, पहले आप बताओगे आर्किटेक्चर क्या होता है ना, पहले आप बताना आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर बोलना कि 2 टियर में 2 लेयर्स होते हैं, एक प्रेजेंटेशन टियर और एक डेटाबेस टियर। प्रेजेंटेशन टियर इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को इंटरैक्ट करने के लिए ई कॉमर्स वेंडर के संग, क्योंकि ई कॉमर्स का बात हो रहा है, और डेटाबेस टियर में सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं ई कॉमर्स वेंडर के, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी क्या है, उसका क्वालिटी कैसा है, कस्टमर का डेटा, सब कुछ यहाँ स्टोर होता है डेटाबेस सर्वर में, है ना। फिर क्या होता है ये भी समझा देना कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसमें क्लाइंट क्वेरी जनरेट करता है ना, और क्वेरी को रीडेबल फॉर्म मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, एप्लीकेशन लॉजिक। वो क्वेरी रेज होकर डेटाबेस में चला गया, डेटाबेस ने बिजनेस लॉजिक यूज करके उसकी प्रोसेसिंग करके रिजल्ट दे दिया, लेकिन उस रिजल्ट को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किसने कन्वर्ट किया, एप्लीकेशन लॉजिक ने, और उसको यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, क्लाइंट फ्रेंडली लैंग्वेज में, क्योंकि क्लाइंट लोग थोड़ी मशीन लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। So that is called presentation tier, database tier, application logic, business logic। तो ये सब वर्ड्स अगर आपने नहीं लिखोगे एग्जाम में तो मार्क्स कैसे आएंगे? तो कीवर्ड समझ गए मेरे बच्चे, क्वेरी बोलना है, एप्लीकेशन लॉजिक बोलना है, बिजनेस लॉजिक वर्ड बोलना है, डेटाबेस बोलना है, प्रेजेंटेशन टियर बोलना है, क्वेरी प्रोसेसिंग बोलना है, क्लाइंट कंप्यूटर बोलना है, सर्वर बोलना है। ये सब वर्ड्स देख के ही आपका एग्जामिनर गदगद हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा। चलो अब मैंने आपको ये वीडियो दिखाऊंगी, ये वीडियो देखकर एकदम मजा आने वाला है। मैंने खुद बनाया ये सब, ये मेरा इनोवेशंस है, ठीक है, बनाया है या बनवाया है बात एक ही है, मेरे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है MEPL के उससे बनवाया, बट आइडिया तो मेरा ही है ना, एग्जीक्यूशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आओ, बहुत मजा आने वाला है, ये वीडियो देखना। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहले 2 टियर देखो, 3 टियर बाद में दिखाऊंगी। KPMG का ऑफिस बड़ा सा, स्टॉप हियर, समझे कुछ, वीडियो की गहराई को समझो। 30 सेकंड का मैंने आपको वीडियो दिखाया, आपको क्या इसमें कुछ समझ में आया? मैंने क्या दिखाना चाहा? मैंने देखो 3 रूम दिखाए, एक में एग्जेक काम कर रहा है, एक में मैनेजर काम कर रहा है, और एक पूरा सर्वर वाला कंप्यूटर रूम है। तो सर्वर वाला कौन सा हो गया, डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस टियर, और जो मैनेजर है वो कौन हो गया, क्लाइंट, और जो एग्जीक्यूटिव था KPMG का वो भी क्लाइंट हो गया। तो क्लाइंट मैनेजर सबको एक संग वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं ना, उन लोग क्वेरी जनरेट करे अपना वर्क स्टेशन में, अपना कंप्यूटर में, और वो क्वेरी का सॉल्यूशन कौन दे रहा है, कौन दे रहा है सॉल्यूशन, बताओ, डेटाबेस दे रहे हैं ना, क्या यूज करके, बिजनेस लॉजिक यूज करके। और ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड, आपने देखा वायर्स बना हुआ था, सब वायर से कनेक्टेड है, या फिर वाईफाई से समझ लो। वापस से देखो एक वीडियो, ये वाला वीडियो वापस से देखो, क्लैरिटी और मिलेगा, एकदम ध्यान से सुनना, देखना, आई मीन
कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद सर्वर कंप्यूटर यूजिंग लैन, है ना। ये पूरा एग्जांपल है जो कि आपको ये क्लैरिटी देगा कि टू टियर स्ट्रक्चर क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क्स, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर टू टियर स्ट्रक्चर। तो अब बताओ, बहुत सारे जन एक संग डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करेंगे तो आपको नहीं लगता बहुत दिक्कत होगा, प्रेशर लोड भर जाएगा तो इसका परफॉर्मेंस खराब होगा। तो यही तो मैंने ड्रॉबैक बोला, अगर यूजर्स बहुत हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस डेटोरिएट। और मैंने बोला फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज अभी बताया ना कि अगर मान लो कि सर्वर में कुछ मैंने लेटेस्ट एक्सेल फाइल स्टोर किया 2019 वर्जन में, लेकिन वो यूजर के कंप्यूटर में नहीं है, वो नहीं खुल सक रहा है, तो प्रॉब्लम होगा ना, इट्स नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। और एडवांटेजेस में मैंने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस लॉजिक एकदम डेटाबेस के अंदर ही स्टोर्ड है तो क्विक प्रोसेसिंग हो रहा है, परफॉर्मेंस हाई हो रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है ना किसके बीच में, क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के बीच में, क्लाइंट कंप्यूटर और डेटाबेस। तो यहाँ पे कितना बढ़ना, कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज ऑल्सो अराइजेस, समझ में आ रहा है, क्योंकि दे हैव गॉट डायरेक्ट एक्सेस, डेटाबेस में डायरेक्ट एक्सेस है ना क्लाइंट का, समझ में आ रहा है, क्लाइंट का डायरेक्ट एक्सेस है डेटाबेस में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी का भी डर लगता है, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। और बट ये सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंपल आर्किटेक्चर है, बट जितना कंपनी ग्रो करेगा, कंपनी बड़ा होगा ना, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है, दे डू नॉट रिलाई ऑन द टू टियर स्ट्रक्चर, तब हमें थ्री टियर स्ट्रक्चर लाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, सर्वर पूरा क्रैश होगा। जैसे मैंने बोला ना इसका ड्रॉबैक, ज्यादा सर्वर होंगे, ज्यादा यूजर होंगे, क्लाइंट ज्यादा बढ़ेंगे तो सर्वर पूरा क्रैश हो जाएगा, इतना डेटाबेस लोड हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन थ्री टियर स्ट्रक्चर में इसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि डायरेक्टली क्लाइंट अपना क्वेरी सर्वर के पास, डेटाबेस के पास नहीं भेजते, बीच में एक पार्टीशन रहता है जो क्लाइंट को और डेटाबेस को सेपरेट कर रखा है, और वो पार्टीशन एक लेयर एक्स्ट्रा बनाता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंड टियर, और ये सेकेंड टियर का नाम है एप्लीकेशन टियर। तो आप समझ गए, थ्री टियर में तीन लेयर्स क्या क्या होने वाले हैं। एक टियर क्या होने वाला है बताओ, क्लाइंट वाला प्रेजेंटेशन टियर, है ना। फिर उसके बाद और क्या होने वाला है, डेटाबेस टियर तो एज इट इज रहेगा, बीच में और एक क्या आ गया, एप्लीकेशन टियर, बीच में और एक क्या आ गया बताओ, एप्लीकेशन टियर। तो आओ अब हम लोग फटाफट क्या डिस्कस करने वाले हैं बताओ, फटाफट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन टियर क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, थ्री टियर। प्रेजेंटेशन टियर जैसे वहां रहता है यहाँ पे भी रहेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, और क्या रहेगा बताओ, एक एक्स्ट्रा मिडिल टियर आता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन टियर। सो दिस एप्लीकेशन टियर इज एक्चुअली पुल्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टियर, ठीक है। और जो बिजनेस लॉजिक टू टियर में कहा था, डेटाबेस में था ना, अभी बिजनेस लॉजिक एप्लीकेशन टियर में, यानी अभी प्रोसेसिंग का काम एप्लीकेशन टियर करेगा, और एप्लीकेशन लॉजिक भी एप्लीकेशन टियर में, यानी सारे काम, सारे जिम्मेदारी अब किसके हाथ में, एप्लीकेशन टियर के हाथ में। और लास्ट में सिर्फ क्या है, डेटाबेस। ध्यान से सुनना, प्रेजेंटेशन टियर आपको पता है क्या है, जहां से क्या होता है, यूजर इंटरैक्ट करता है ना किसके संग, ई कॉमर्स वेंडर के संग, वो इंटरफेस देता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन टियर, ठीक है। अब होता क्या है, यूजर ने क्वेरी जनरेट की, अब क्वेरी जनरेट होकर क्वेरी डायरेक्टली डेटाबेस टियर में नहीं जा रहा है, क्वेरी जनरेट करके कहां जा रहा है, एप्लीकेशन टियर में, क्वेरी जनरेट होकर कहां जा रहा है, एप्लीकेशन टियर में। और एप्लीकेशन टियर फिर क्या कर रहा है, डेटाबेस टियर के पास वो क्वेरी को भेज रहा है, ताकि डेटाबेस टियर उस क्वेरी से रिलेटेड डेटा को भेज दे। फिर डेटा को भेज दिया डेटाबेस टियर ने एप्लीकेशन टियर में, फिर एप्लीकेशन टियर ने उस डेटा को कलेक्ट करके बिजनेस लॉजिक यूज करके डेटा की प्रोसेसिंग की और क्वेरी का रिजल्ट जनरेट किया, और क्वेरी का रिजल्ट कहां भेज दिया, रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एप्लीकेशन लॉजिक के जरिए प्रेजेंटेशन टियर में। समझे कुछ? चलो, अगर आपने टू टियर समझ गया ना तो ये भी बहुत आसान लगेगा आपको। चलो यहां पे मैं बताती हूँ, बना रही हूं कंप्यूटर, वही वर्क स्टेशन, ठीक है। ये तो लास्ट में भी था ना, उस समय भी लास्ट डायग्राम में भी ये स्टूल है, यहाँ पे क्लाइंट बैठा हुआ है मान लो। अब उसके बाद डेटाबेस तो है ही, मैंने बोला था,
ये हो गई डेटाबेस जहां कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। अगर मान लो एक ई कॉमर्स वेंडर है तो पूरा कैटलॉग्स, प्राइस का, प्रोडक्ट का प्राइस, उसका आपको पता है क्या क्या होता है, फ्रंट मॉड्यूल है, ये सब मैंने बताया था ना लास्ट क्लास। सारे डेटा स्टोर्ड है, कस्टमर्स के डेटा, पूरा कंपनी का सब इंफॉर्मेशन ये बड़े सारे डेटाबेस में स्टोर्ड है। ठीक है ना, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बीच में आ गया इनको जोड़ने के लिए सर्वर। बीच में इनको जोड़ने के लिए कौन आ गया बताओ मेरे बच्चे? सर्वर आ गया। ठीक है, बीच में कौन आ गया? सर्वर। बीच में कौन आ गया मुझे बताओ? सर्वर। ठीक है, ये सर्वर बोले तो एप्लीकेशन टीयर, सर्वर बोले तो एप्लीकेशन टीयर, और ये सर्वर के अंदर दोनों चीज है, एप्लीकेशन लॉजिक भी यहां पे है, बिजनेस लॉजिक भी यहां पे है। सर्वर के अंदर दोनों चीज है, एप्लीकेशन लॉजिक भी यहां पे है, बिजनेस लॉजिक भी यहां पे। अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। आपको समझ में आया? ये प्रेजेंटेशन टीयर, ये एप्लीकेशन टीयर, ये डेटाबेस टीयर। अब क्या हुआ ना, क्लाइंट कंप्यूटर ने क्वेरी जनरेट की, क्वेरी जनरेट की। क्वेरी अभी कहां गया बाबा? डायरेक्ट डेटाबेस में गया क्या? नहीं, एप्लीकेशन सर्वर में गया, सर्वर में गया है। अनलाइक द प्रीवियस केस, अनलाइक द प्रीवियस एग्जांपल जहां पे क्वेरी डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर में जा रहा था, बट यहां पे बीच में एक एप्लीकेशन लेयर है उसके अंदर गया है क्वेरी। क्वेरी कहां गया है? एप्लीकेशन लेयर के अंदर। ये मेरा एप्लीकेशन लेयर है, ये मैंने जो बनाया ये मेरा क्या? एप्लीकेशन लेयर। तो क्वेरी जनरेट होकर कहां गया? एप्लीकेशन लेयर में। अब एप्लीकेशन लेयर ने एप्लीकेशन लॉजिक की मदद से क्वेरी को कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्वेरी को भेज दिया कहां पे? डेटाबेस के अंदर। कहां पे भेज दिया? डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस ने क्या किया? क्वेरी का डेटा दिया, रिजल्ट दिया। ठीक है, रॉ डेटा दे दिया, क्वेरी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो दे दिया, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं किया। यहाँ पे डेटाबेस से उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए था वो दे दिया। अब वो डेटा यहां पे वापस आ गया सर्वर में। अब सर्वर ने क्या किया पता है? ये डेटा को प्रोसेसिंग किया। डेटा प्रोसेसिंग इज डन नाउ। डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है? क्या यूज करके? आपको मैंने बताया, डेटा प्रोसेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ which logic? with the help of which logic? tell me, with the help of which logic? डेटा प्रोसेसिंग किसके लॉजिक से होता है? बिजनेस लॉजिक के हेल्प से, है ना। और फिर उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग कर दिया और क्वेरी का रिजल्ट जनरेट हुआ मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में से उसको जीयूआई में कन्वर्ट किया एप्लीकेशन लॉजिक को यूज कर, और फिर उसके बाद यहां पर भेज दिया क्लाइंट कंप्यूटर में रिजल्ट को। समझे? तो यहां पे क्या हो रहा है? 3 स्टेप प्रोसेस हुआ। क्वेरी जनरेट हो रहा है क्लाइंट कंप्यूटर में, क्वेरी जनरेट होकर सर्वर में जा रहा है ना। फिर सर्वर क्वेरी को एक्चुअली डेटाबेस में फॉरवर्ड कर रहा है, फिर डेटाबेस ने उसका आंसर दिया सर्वर को, सर्वर ने बिजनेस लॉजिक यूज कर उसको क्या किया बताओ? परफॉर्मेंस किया, कैलकुलेशन किया, और उसको प्रोसेसिंग करके रिजल्ट जनरेट किया। यानी यहाँ पे प्रोसेसिंग वर्क सर्वर में हो रहा है, बट 2 टियर में प्रोसेसिंग वर्क डेटाबेस में हो रहा था। सर्वर वाज एब्सेंट देयर। वहां पे डायरेक्टली क्लाइंट कंप्यूटर और डेटाबेस में कनेक्शन था, बट यहाँ डायरेक्टली क्लाइंट कंप्यूटर और डेटाबेस में कनेक्शन नहीं है। बीच में एक सर्वर है जो दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी है। समझे? 2 भाई के बीच में दीवार बनकर कौन है? सर्वर। सर्वर क्या बोल रहा है कि मैं हूं, मुझे बताओ जो करना है। क्लाइंट क्वेरी रेज करेगा सर्वर को, सर्वर भेजेगा डेटाबेस को, डेटाबेस ने डेटा दिया, रॉ डेटा, डेटा का प्रोसेसिंग करके सर्वर ने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट भेज दिया क्लाइंट को। तो क्या क्लाइंट को पता है डेटाबेस कहां है, कंपनी का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है डेटाबेस से, क्लाइंट को मतलब है सर्वर से। और सर्वर पता है क्या हुआ? जो बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनीज होते हैं उन लोग अपना वेबसाइट्स बनाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट, तो वो वेबसाइट ही तो सर्वर हुआ जो कि आपको हेल्प कर रहा है डेटा को एक्सेस करने में। जैसे मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले बोला कि आप www.amazon.com खोलते हो ना, तो amazon.com में सारे इंफॉर्मेशन नहीं रहते। मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोला था, याद है? उन लोग का इंफॉर्मेशन कहीं और स्टोर्ड रहता है, वहां से रिट्राइव कर आपको दिखाया जाता है आपको जो क्वेरी चाहिए। सो एक्चुअली ये जो बीच में जो सर्वर है, जिसको मैं बोल सकती हूँ ये सर्वर मतलब क्या हो गया? ये सर्वर वेबसाइट्स हो गया जिसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो, है ना, जिसके थ्रू आपका क्वेरी का रिजल्ट जनरेट हो रहा है। चेक करो पूरा क्लियर है कि नहीं? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तो सर्वर आर बेसिकली सर्वर वर्ड का मतलब क्या हो गया? ऐसे आप समझ लो वेबसाइट,
तो आपको 3 टियर का मॉडल समझ में आ रहा है? जब आप Amazon के वेबसाइट में लॉग इन करते हो तो वो 3 टियर आर्किटेक्चर है। कैसे? जैसे मान लो मैं यहाँ से बैठी हूँ, मैंने अभी आपको लैपटॉप में ऐसे डॉट 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 करके www.amazon.com खोलकर दिखाया, तो मैं हो गई क्लाइंट, क्लाइंट का वर्क स्टेशन हो गया क्लाइंट का लैपटॉप। जैसे ही मैंने amazon.com खोला है ना, तो amazon.com क्या हो गया? सर्वर। ठीक है, मैंने वहां पे लिखा एंड का टॉप्स, एंड कंपनी है उसका, मुझे टॉप्स चाहिए, एंड टॉप्स लिखा। तो जैसे एंड टॉप्स लिखा, मुझे उस वेबसाइट ने एंड टॉप्स के सारे कलेक्शन दिखा दिए। तो ये कलेक्शन कहां से दिखाया? सर्वर ने, amazon.com ने डेटाबेस में जाकर क्या किया? मेरे क्वेरी का रिजल्ट ढूंढा और उसका प्रोसेसिंग कर आपको दिखाया। तो Amazon साइट के जरिए आप एंड के टॉप्स तक पहुंच सके ना। आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है एंड के टॉप्स का, तो उसका डेटाबेस कहीं और स्टोर्ड है। Amazon is just acting as a server which is helping to connect the client computer with the database. There is no direct connection of the client computer with the database, unlike the previous example where there was direct connection of the client computer with the database. तो ये जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स जो आप यूज करते हो या मोबाइल ऐप आप यूज करते हो, मोबाइल ऐप का मैं बात करती हूँ, मोबाइल में मैंने flipkart.com डाउनलोड कर रखा है, मिंत्रा डाउनलोड कर रखा है, तो मैंने फ्लिपकार्ट में क्लिक किया, मोबाइल ऐप फ्लिपकार्ट खुला है ना। फ्लिपकार्ट क्या हो गया? फ्लिपकार्ट ऐप क्या हो गया? एक सर्वर का एग्जांपल हो गया ना। और मोबाइल क्या हो गया? क्लाइंट वर्क स्टेशन हो गया ना। मोबाइल क्या हो गया? ये एक जरिया है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्लाइंट का वर्क स्टेशन है, और इसके अंदर जो ऐप है फ्लिपकार्ट का, वो क्या हो गया? सर्वर। और जैसे मैंने क्वेरी जनरेट किया, मुझे फ्लिपकार्ट ने इसका आंसर बताया कि इस ब्लैक ड्रेस का इतना प्राइस है, तो कहां से लेकर आया? डेटाबेस से लेकर आया। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आपको पता है ये जो डेटाबेस मैंने बोला ना, इसमें एपीआईज रहते हैं। एक नया टॉपिक है, ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। व्हाट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस? ये एक्चुअली क्या करता है ना, ये जो डेटा दिया, डेटाबेस ने जो डेटा निकाल के दिया, वो डेटा इस लैंग्वेज में होता है। इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू दिस एपीआईज एंड दिस एपीआईज आर ट्रांसमिटेड टू द सर्वर, ताकि सर्वर उसका प्रोसेसिंग कर उसको क्लाइंट कंप्यूटर में रिजल्ट के फॉर्म में जनरेट करके दे सके। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एपीआई। जो मशीन लैंग्वेज होता है ना, उसी को एपीआई बोलते हैं। तो जो डेटाबेस है वो तो कभी भी जीयूआई में नहीं देता ना, वो सारे डेटा को एपीआई में दिया। अब एपीआई कहां पे आ गया? एपीआई यहां पे आ गया। अब एपीआई का प्रोसेसिंग होकर वो क्लाइंट कंप्यूटर में डिस्प्ले हो गया। समझ रहे हो बातों को? तो अब आप मुझे बताओ इसका ना एडवांटेज क्या हो गया? सोच के बताओ इसका एडवांटेज क्या हो गया, बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने आप सोचो और सोच के मुझे बताओ इसका एडवांटेज क्या हो गया। आपको नहीं लगता ये स्केलेबल है? स्केलेबल बोले तो आपको पता है, जब ये मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल दिया www.amazon.com, अभी मैं शॉपिंग कर रही हूं तो मेरे संग बैठ के शायद करोड़ों जनता है वो भी साथ में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। कितने सारे इसके यूजर है, कितने मल्टीपल क्लाइंट्स एक संग उसको एक्सेस कर रहे हैं सर्वर को, है ना। तो मल्टीपल क्लाइंट तो यानी स्केलेबल है ना, unlike the two client tiered structure which where the user increases so performance was deteriorating। तो यहाँ पे ये फायदा है कि स्केलेबल है, बहुत सारे यूजर्स एक संग यूज कर सकते हैं। और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है यहाँ, जो उसका ड्रॉबैक है इसका एडवांटेज है। फ्लेक्सिबल कैसे? अब मुझे मान लो ये सर्वर को एक्सेस करना है, यहाँ पे मेरे डेटाबेस के संग कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे यहाँ पे क्या है, सर्वर के संग मेरा एक्सेस है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे ना हर एक क्लाइंट के कंपोनेंट को चेंज करने का दरकार नहीं है, मैं सर्वर के कंपोनेंट को चेंज कर दूंगी तो ही मेरा काम हो जाएगा। सो इट इज फ्लेक्सिबल। मैंने बोला था ना वो फ्लेक्सिबल नहीं, वहां एक एक यूजर के कंप्यूटर में जाकर आपको नया वर्जन डाउनलोड करना होगा, बट यहाँ उसका दरकार नहीं। अब सर्वर के कंपोनेंट को चेंज कर दो विच इज एक्सेस बाय द मल्टीपल यूजर, या डेटाबेस को छेड़ने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि सर्वर बीच का 2 टियर का एप्लीकेशन लेयर एक्ट करे ना, किसके बीच में? क्लाइंट कंप्यूटर और डेटाबेस के बीच में। तो आप उसके कंपोनेंट को चेंज कर दो। सो इट्स हाईली फ्लेक्सिबल, इट्स हाईली फ्लेक्सिबल। ये इसका एडवांटेज है। तो स्केलेबल भी है, बहुत सारे यूजर्स एक संग कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल भी है। और तीसरा बात यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का फीचर है। तो देखो मैंने एडवांटेजेस में क्या क्या बोला, इसका स्केलेबल है। स्केलेबल बोले तो एक संग बहुत सारे यूजर्स इसको क्वेरी को अपना जनरेट करके अपना क्वेरी का रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स। फिर मैंने बोला फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ है स्कोप, चेंज मैनेजमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड का मतलब हो गया चेंज मैनेजमेंट।
यहाँ पे हम लोग चेंज को मैनेज कर सकते हैं आराम से। और तीसरा मैंने बोला लोड बैलेंसिंग। नाउ व्हाट इज दिस लोड बैलेंसिंग? व्हाट इज दिस टेक्निक ऑफ लोड बैलेंसिंग कॉल्ड एज? लोड बैलेंसिंग का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे तो बीच में सर्वर है ना, तो अब बहुत सारे जब क्वेरीज जनरेट होते हैं, कितना बार ऐसे मिडनाइट सेल एंड ऑल ये सब आता है ना, तो कितना बार आप सुनते हो साइट क्रैश हो गया, मेरा सर्वर जैम हो गया, सर्वर नहीं खुल रहा है। तो ये सब का मतलब आप समझ रहे हो सर्वर क्यों जैम होता है? क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट आर हिटिंग द सर्वर टुगेदर, एवरीवन इज रेजिंग देयर क्वेरी। मान लो ये सर्वर है, ठीक है, ए बी सी डी, इतने सारे क्वेरीज आ रहे, इतने सारे क्वेरीज, इतने सारे क्वेरीज, और फिर ये क्या कर रहा है, ये एक डेटाबेस में सारे क्वेरीज को भेजे जा रहे, भेजे जा रहे, भेजे जा रहे, भेजे जा रहे, तो सर्वर तो क्रैश हो जाएगा ना। सो इससे बेटर पता है क्या है, अगर जब बहुत सारे यूजर्स होते हैं ना, तो आपको एक काम करना चाहिए, लोड बैलेंसर लगा लेना चाहिए। सर्वर के पास क्या लगा लेना चाहिए? लोड बैलेंसर। अब ये लोड बैलेंसर के हेल्प से सर्वर पता है क्या करेगा? मान लो इन दीज केसेस ना जनरली मेरा एक डेटाबेस नहीं होता, मेरा सर्वर कंप्यूटर, मेरा जो डेटाबेस कंप्यूटर्स होता है ना जहां पे डेटा स्टोर रहता है, वो 2-3 जगह होता है। तो मान लो मेरे पास 2-3 डेटाबेस है, तो अब ये सर्वर पता है क्या करेगा? लोड को बैलेंस करने के लिए एक ऐसा मतलब लोड बैलेंसर लगाएगा जो अपने आप कस्टमर्स के क्वेरी को रैंडमली सिलेंडर 1 में भेजा, सेकंड क्वेरी को सिलेंडर 2 में, थर्ड क्वेरी को सिलेंडर 3 में। तो इससे लोड क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोड बैलेंस हो गया, दैट इज कॉल्ड लोड बैलेंसर। तो ये भी फायदा है, जब टू मच ऑफ प्रेशर इज देयर ऑन द सर्वर्स, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सर्वर फ्रॉम बीइंग क्रैश, सर्वर कैन आइडेंटिफाई की क्वेरी जो है, सारे क्वेरी मुझे एक डेटाबेस में नहीं भेजने, एक क्वेरी मैं इस डेटाबेस में भेजूंगी, एक क्वेरी मैं उस डेटाबेस में भेजूंगी, एक क्वेरी मैं इस डेटाबेस में भेजूंगी। समझ में आया? तो लोड बैलेंसर कैन बी इंस्टॉल्ड, बट व्हाट इफ कंपनी हैज ओनली वन डेटाबेस? तब तो सारा लोड उस पर पड़ना ही है ना। तो अब मैं बोल रही हूं ना, आप कोई पॉइंट को एडवांटेज भी बोल सकते हो, साथ में डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो। तो एडवांटेज एक तो स्केलेबिलिटी है एज कंपेयर टू 2 टियर, फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू 2 टियर, और फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो चेंज मैनेजमेंट, और एक मैंने क्या बोला, लोड बैलेंसिंग टेक्निक यहां पे होता है, लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर। समझ में आ रहा है? अब इसका ना एक एडवांटेज और है, आप मुझे बताओ, जैसे यहां पे 2 टियर में क्या हो रहा था? अच्छा एक मुझे ये बताओ, ये प्रेजेंटेशन टियर है और ये एप्लीकेशन टियर, एप्लीकेशन लॉजिक और ये जो इंटरफेस लॉजिक है, ये दोनों अलग अलग है ना। इंटरफेस मतलब क्या हो गया? यूजर जहां पे क्लाइंट कंप्यूटर है वहां पे तो अब क्या हो रहा है? एप्लीकेशन लॉजिक नहीं है ना। तो ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है, यूजर इंटरफेस है, इसका सेपरेशन है ना एप्लीकेशन लॉजिक के संग, तो ये भी फायदेमंद है। इसका मतलब पता है अब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लाइंट डायरेक्टली कॉन्फिडेंशियलिटी वाला इश्यूज नहीं आएगा, क्योंकि बीच में सर्वर है, वो उसका डेटाबेस से एक्सेस ही नहीं है, तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी सिक्योरिटी कंसर्न्स आ रहे थे वहां पे, वो यहाँ पे हट जाएंगे। तो और एक फायदा आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या है? सेपरेशन है। सेपरेशन क्या चीज का? ऑफ क्लाइंट इंटरफेस एंड डेटा प्रेजेंटेशन विथ व्हाट? क्या चीज के संग? क्या चीज से सेपरेशन है? विथ एप्लीकेशन लॉजिक ना, क्योंकि एप्लीकेशन लॉजिक सेकेंड टियर में, एप्लीकेशन टियर में सेपरेशन है उसका। तो इसका फायदा क्या है? स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल बोले तो चेंज मैनेजमेंट। अब हमें ना इंस्टीट्यूट की वर्ड्स यूज करनी है, तो आपको ये सब वर्ड लर्न करने होंगे मेरे संग। एडवांटेज क्या? स्केलेबल बोलोगे, स्केलेबल मतलब मल्टीपल यूजर्स कैन यूज इट एट द सेम टाइम, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 बोल देना, सेपरेशन ऑफ क्लाइंट इंटरफेस एंड डेटा प्रेजेंटेशन विद एप्लीकेशन लॉजिक। फिर तीसरा पॉइंट बोल देना फ्लेक्सिबल बोले तो चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको और एक चीज बोला, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग, डायनामिक लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, है ना, लोड बैलेंसर्स लगाकर वी कैन एक्चुअली डाइवर्सिफाई द क्वेरीज not only to one database but to different database if the traffic management is traffic is too high someday, in order to prevent the server from getting crashed. तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा बताओ? डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? जब मैंने बोला बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक आ जाएगा तो उसको मैनेज करना आसान नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बोला लोड बैलेंसर लगा लो, उससे क्या होगा ना कि आप क्वेरीज को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। तो अब लोड बैलेंसर लगाने के बाद भी अगर मान लो एक ही इसी में खाली क्वेरीज आ रहे, एक ही डेटाबेस में क्वेरी आ रहा है, दूसरा में जा ही नहीं रहा, आपने ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं कर रखा है कि दूसरा डेटाबेस में जाएगा, तो वो डेटाबेस में तो पूरा क्रैश हो जाएगा, प्रेशर तो पड़ेगा ही, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हैंडल नहीं होगा। और फिर मैंने ये भी बोला जब कोई कंपनी में डेटाबेस एक ही है तब आप कहां क्वेरी को क्या बोलते हैं दूसरे जगह भेजोगे? एक ही जगह भेजना होगा ना। सो ह्यूज लोड अगर हो जाएगा तो ट्रैफिक मैनेजमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो एक पॉइंट हो गया ट्रैफिक मैनेजमेंट।
दूसरा बात ना, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या हुआ, आज आप देख रहे हो जेफ बेजोस कहां स्पेस पे चले गए अमेजन यूज करके। तो जब तक आप कॉम्प्लेक्स वर्जन में नहीं जाओगे तो आप सक्सेसफुल कैसे होगे। अब बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स लगता था, बट आप ध्यान से मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो कॉम्प्लेक्स ही रखता रहेगा ना। तो अब जो लोग बोलते हैं ना आर्किटेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इमेच्योर है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता इसलिए बोलते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। बोला गया इसका जो टूल्स है ना, आर्किटेक्चर का जो टूल्स है आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इमेच्योर, कॉम्प्लेक्स एंड इमेच्योर। ठीक है, बोल रहे कॉम्प्लेक्स है और क्या है बताओ, इमेच्योर है। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद इसके लिए बोल दिया, और फिर उसके बाद ये भी बोल रहे हैं ना कि ये जो सर्वर्स का मेंटेनेंस है ना, ये इतना आसान नहीं है। सर्वर लाइब्रेरी को मेंटेन करके रखना बहुत कॉस्टली होता है। एक वेबसाइट आप बनाते हो, वेबसाइट को बनाने के खर्चे, फिर उसको मेंटेन करने के खर्चे। तो बोल रहे मेंटेनेंस टूल, मेंटेनेंस ऑफ दीज सर्वर्स, सर्वर लाइब्रेरी इज डिफिकल्ट। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द सर्वर लाइब्रेरी इज नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स। बताओ लर्न हुआ कि नहीं? वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, अब इसको और इजी बनाने के लिए ना मैंने आपको वाला वीडियो दिखाना है। मैं आपको बोल रही थी ना एक वीडियो का पार्ट बचा हुआ है, तो आओ उस वीडियो को देखो, एकदम पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा क्या क्या डिफरेंस है। आओ। अच्छा, वापस से पूरा वीडियो देखना तो दोनों का डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो ये तो 2 टियर ही चल रहा है। समझ पाए कुछ डिफरेंस? ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो Amazon के थ्रू उन लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर कंपनी के डेटाबेस को, है ना। तो यहाँ पे Amazon का जो वेबसाइट है वो क्या हो गया मुझे बताओ। Amazon का जो वेबसाइट है वही तो एप्लीकेशन लेयर है, वही तो एप्लीकेशन टीयर है ना। और डेटाबेस कहीं और था, कंप्यूटर रूम, डेटाबेस सर्वर और एक जगह रखा हुआ है जहां कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन है। और क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा हो गया, आप समझ गए? ठीक है, वो जो मोटा सा आदमी बैठा हुआ तो क्लाइंट कंप्यूटर, और Amazon का वेबसाइट एक्सेस किया, Amazon का वेबसाइट हो गया एप्लीकेशन टीयर, और डेटाबेस सर्वर था वहां पे तो 3 टीयर हो गया, है ना। अब बोल रहे हैं यहाँ पे क्लाइंट भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और Amazon के जो इंप्लॉइज है वो भी कर रहे हैं। तो Amazon के जो इंप्लॉइज है वो भी तो क्लाइंट हो सकते हैं ना, उन्हें भी कुछ देखना है, मान लो कोई काम करना है। जैसे कस्टमर लॉगिन आईडी अलग होता है और जो सेल्समैन लॉगिन आईडी होता है वो सब अलग होता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आप समझ गए कि नहीं बताओ मुझे। ये वीडियो से आपको आसान लग रहा होगा, ट्रस्ट मी। तो एक बार मुझे आप एक चीज बताओ, इसका जो आर्किटेक्चर है ना, इसका अलग से एक डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहे ई कॉमर्स में, जैसे अभी मैंने आपको जो बताया, तो क्या क्या चीजें यूज हुई आप मुझे बताओ। ई कॉमर्स यूजिंग 3 टायर स्ट्रक्चर, हम लोग 3 टियर स्ट्रक्चर का ही बात करें। ई कॉमर्स यूजिंग 3 टियर स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है ना, इसमें हम लोग कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं। ई कॉमर्स में लोग कंप्यूटर, एम कॉमर्स में अलग से करेंगे, इंटरनेट के थ्रू, वाया इंटरनेट। तो अब यहाँ 3 लेयर होते हैं ना, बताओ सबसे पहला लेयर कौन सा है, टेल मी, सबसे पहला लेयर कौन सा है? क्लाइंट प्रेजेंटेशन लेयर था ना। तो अगर एक क्लाइंट है, मैं हूं मान लो, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए एज अ क्लाइंट। अगर मुझे एक्सेस करना, मुझे क्वेरी जनरेट करनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए, आप मुझे बताओ मुझे क्या क्या चाहिए। कंप्यूटर में आप कहां पे जाते हो Amazon का वेबसाइट खोलने के लिए? जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर में जाती हूँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे कंप्यूटर में गई, मैं कहाँ गई बताओ मुझे। सपोज करो मैंने यहाँ वेबसाइट खोला,
गूगल क्रोम, मैं गूगल क्रोम में गई तो आप ये देख रहे हो, ये क्रोम 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 क्या है बताओ? ये जो गूगल क्रोम मैंने बोला, गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। तो मैं वेब ब्राउजर में जाकर www.सर्वर का नाम लिखी amazon.com, वेबसाइट का नाम मैंने लिखा amazon.com। तो दो चीज चाहिए, क्रोम चाहिए, amazon.com चाहिए। क्रोम हो गया मेरा ब्राउजर विच कैन बी फायरफॉक्स एज वेल, और एप्पल में iOS एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये मेरा क्रोम हो गया ब्राउजर। तो मुझे एज अ यूजर क्लाइंट इंटरफेस को क्या क्या चाहिए? उसे एक वेब ब्राउजर चाहिए, फिर उसे सर्वर का नाम चाहिए। सर्वर का नाम मैंने यहाँ पे क्या दिया? www.amazon.com। बताओ मैंने सर्वर का नाम क्या दिया? www.amazon.com। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं रहेगा तो क्या मैं एक्सेस कर पाऊंगी? क्या मैं एक्सेस कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो अगर मैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्लाइंट के वर्क स्टेशन में, तो क्लाइंट को अपने कंप्यूटर में क्या क्या चीज होने आवश्यक है, क्लाइंट को अपने कंप्यूटर में क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, बताओ मुझे। सबसे पहले आपने क्या बोला मुझे कि मैम इंटरनेट के बिना तो ना कुछ भी नहीं होने वाला, इंटरनेट तो जरूरी है ही। इसके अलावा मैंने आपको बोला क्या चाहिए मुझे? वेब ब्राउजर चाहिए, है ना? वेब ब्राउजर बोले तो वेब ब्राउजर का एग्जांपल ये सब है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्रोम मान लो, फायरफॉक्स मान लो, एनीथिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है? तो ये वेब ब्राउजर चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? सर्वर। सर्वर का एग्जांपल बोले तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट खोला www.amazon.com, amazon.com, ठीक है? तो ये amazon.com ही तो बीच में कड़ी एप्लीकेशन लेयर की तरह एक्ट करेगा ना, ये वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट मुझे चाहिए। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से मुझे क्या क्या चाहिए वही मैं बता रही हूँ। ये तीनों चीज चाहिए तभी मैं क्वेरी को जनरेट कर सकूंगी। तो मैंने अमेजन का साइट खोला, मैंने लिखा ब्लैक ड्रेस, सर्च ऑप्शन में लिखा ब्लैक ड्रेस। तो जैसे ही मैंने क्वेरी जनरेट की, मैंने क्वेरी जो जनरेट की अपने लैंग्वेज में की है। अब इसको कौन कन्वर्ट करेगा? एप्लीकेशन लॉजिक कन्वर्ट करेगा मशीन रीडेबल लैंग्वेज में, है ना? फिर उसको वो भेज देगा कहाँ पे? डेटाबेस में। एप्लीकेशन लेयर जो डेटाबेस टियर में भेजेगा। तो अब मुझे बताओ नंबर 2 क्या हो गया? एप्लीकेशन लेयर। नंबर 2 क्या हो गया? एप्लीकेशन लेयर। तो भाई एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन है भाई? ये जो मैंने बोला ना www.amazon.com मैंने खोला, तो जैसे ही आप खोले वहां पे कौन है जो आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने वाले हैं? वहां पे कौन कौन होने चाहिए आप मुझे बताओ? कौन कौन जो बैक एंड वर्कर्स है जो हेल्प करेंगे, एनेबल करेंगे कि आपने जो ब्लैक ड्रेस ऑर्डर किया, मैंने ब्लैक ड्रेस ऑर्डर कर डाला, देखा, सर्च किया, पसंद किया, ऑर्डर कर डाला, मैंने ब्लैक ड्रेस की ऑर्डर कर दी, तो अब मुझे ब्लैक ड्रेस मिल जाना चाहिए। तो मुझे मिल जाना चाहिए, तो इसके लिए कौन हेल्प करेगा? एप्लीकेशन लेयर हेल्प करेगा ना। एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन हो गए? एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन हो गए? जो ऑनलाइन मर्चेंट्स है। जैसे मैंने ब्लैक ड्रेस लिखा, इतने सारे वेंडर्स नहीं आ जाते हैं, तो मैंने एक को सिलेक्ट किया होगा, तो ई मर्चेंट हो गए। फिर कितने बार क्या होते हैं? ई मर्चेंट के अलावा कितने बार रीसेलर्स लोग भी होते हैं। जैसे मैंने बोला ना OLX एंड ऑल दैट वेर एग्जांपल वेयर कस्टमर्स वेर ट्रांजैक्टिंग विद द कस्टमर, तो रीसेलर्स हो गए इसमें। फिर उसके बाद और कौन होता है? लॉजिस्टिक्स पार्टनर। कौन? मेरा डिलीवरी कुरियर कंपनी, इन लोग का भी कितना बार नाम दिया हुआ रहता है ना? जैसे मैंने आपको बोला था अमेजन का लॉजिस्टिक पार्टनर कौन कौन है, कुरियर पार्टनर्स कौन कौन है, ब्लू डार्ट एंड ऑल एटसेट्रा। तो ये सारे हो गए एप्लीकेशन लेयर वाले बंदे जो मेरे क्वेरी का प्रोसेसिंग करने में हेल्प करेंगे, मुझे इंश्योर करेंगे मुझे गुड्स की डिलीवरी मिल जाए। और फिर मेरे जो सारे इंफॉर्मेशन और ये सब जो है, मुझे मिला इतना तारीख को, उसको, इसको, ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर थे? मैंने ब्लैक ड्रेस पसंद किया, ब्लैक ड्रेस का फोटो आया, इतना प्राइस डिस्प्ले हुआ, तो ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? डेटाबेस लेयर से। ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है मुझे बताओ? डेटाबेस लेयर से। और डेटाबेस लेयर से तो कस्टमर का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन ही नहीं है ना, ठीक है? इससे तो कौन इंटरेक्ट करे? डेटाबेस लेयर से कौन इंटरेक्ट करे? एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट करे। ये क्या है? पूरा स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, विच में ऑल्सो इंक्लूड डिजिटल लाइब्रेरी, है ना? दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ द इंफॉर्मेशन। दिस इज नथिंग बट द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ टेल मी, कुछ दिक्कत क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है? तो अगर हम लोग ई कॉमर्स वाया कंप्यूटर कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ये तीनों लेयर में ये सब जरूरतें होती है। अब क्लाइंट का वर्क स्टेशन में, जब क्लाइंट यानी कि मैं हो गई, मुझे कोई ड्रेस खरीदना है तो मैं क्लाइंट हो गई, मेरे क्लाइंट कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, वेब ब्राउजर होना चाहिए, वेब सर्वर होना चाहिए। सर्वर बोले तो साइट का नाम मुझे पता होना चाहिए, वेब ब्राउजर बोले तो क्रोम सपोर्ट करना चाहिए, और इंटरनेट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एप्लीकेशन लेयर बोले तो अब मैंने ऑर्डर दे दिया, क्वेरी जनरेट की, अब मुझे चाहिए मेरा ड्रेस कल तक डिलीवर हो जाए, तो इसका प्रोसेसिंग कौन करेगा? एप्लीकेशन लेयर के बंदे, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? ई वेंडर्स, मर्चेंट, लॉजिस्टिक पार्टनर्स एटसेट्रा, कोरियर कंपनीज एटसेट्रा।
है ना। और फिर ये सारे इंफॉर्मेशन जो है सब कहाँ पे कंटेंट हो रहे कंपनी के डेटाबेस लेयर में, और वो पूरा एक स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, जिसका कस्टमर को कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, लेकिन 2 टियर में कस्टमर का वहां पे डायरेक्ट एक्सेस था, क्योंकि बीच में कोई एप्लीकेशन लेयर 1 नहीं हुआ करता था, तो वहां कॉन्फिडेंशियल इश्यूज हुआ करते थे, बट यहाँ कॉन्फिडेंशियल इश्यूज नहीं होते। टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। फिर याद है मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था ई कॉमर्स के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास याद है बताया था कि ई कॉमर्स के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, आपको याद है फर्स्ट क्लास में शायद बताया था कि ई कॉमर्स का जो स्टेप्स है ना वो क्या क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का स्टेप्स क्या क्या होता है, लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था। तो वही चीज मैं आपको वापस बताना चाहती हूँ, सेम चीज है। अब ये वर्क फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये एग्जाम्स में 10 मार्क्स का आया हुआ है, वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये ऐसी डायग्राम बना रही हूँ, ऐसी इन जनरल, जैसे ये, जैसे देखो ये क्या था, यहाँ पे कौन बैठा है, मैं बैठी हूँ, मैंने कंप्यूटर खोला अपना, कंप्यूटर में यहाँ पे देख रहे हो www.amazon.com खोला, www.amazon.com ऐसे खोला, और मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया ब्लैक ड्रेस के लिए, ठीक है। तो मुझे क्या क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, वेब ब्राउजर चाहिए, ये सब मुझे चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, ऐसे करके ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दी। चलो इसको थोड़ा सुंदर करते हैं, मैंने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, समझ में? तो इस तरह से मैंने ऑर्डर को प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस्ड, इस तरह से मैंने क्या किया बताओ, ऑर्डर को प्लेस कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो फिर क्या होगा बताओ, ऑर्डर कहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, शॉपिंग कार्ट में, तो इस तरह से दिखाता है शॉपिंग कार्ट, तो ये शॉपिंग कार्ट में जाकर मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, समझ में? अब मेरे शॉपिंग बैग में से दिखाएगा ना, मैंने जब भी शॉपिंग किया मुझे दिखाएगा ना मेरे शॉपिंग कार्ट में, मेरे शॉपिंग डिटेल में कि मैंने इतना इतना शॉप किया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कार्ट में हम लोग ऐड करते हैं और फिर उसके बाद शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो हमें अब पेमेंट करना पड़ता है। तो मान लो मैंने पेमेंट किया, नाउ अब मैंने क्या किया बताओ, पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मैंने पेमेंट कर दी क्रेडिट कार्ड के जरिए, मैंने पेमेंट कर डाला क्रेडिट कार्ड के जरिए। तो जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया तो पहला स्टेप क्या हो गया, लॉग इन किया मैंने, है ना, अमेजन के वेबसाइट में, और मैंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला। दूसरा स्टेप मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जो मुझे खरीदना है, फिर मैंने ऑर्डर प्लेस की, ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैंने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद मैंने क्या किया बताओ, जैसे ही मैंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया तुरंत क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्डर कंप्लीट। ऑर्डर कंप्लीट होते ही आपको मैंने बोला था एक कंफर्मेशन ईमेल या एसएमएस आता है कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया। सो दैट नेक्स्ट प्रोसेस बिकम्स व्हाट, अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है बताओ, ऑर्डर कंप्लीटेड, ऑर्डर इज कंप्लीटेड। और इसके लिए मुझे कैसे पता चलता है ऑर्डर कंप्लीट हुआ है मेरा, मुझे ना तुरंत ईमेल आता है और एसएमएस आता है, दोनों आता है, अमेजन में करोगे तो दोनों आता है, ईमेल एंड एसएमएस कंफर्मेशन, ईमेल और एसएमएस का कंफर्मेशन आ गया मुझे, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब फिर जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हुआ क्या होगा मुझे बताओ, ईमेल सेंड हो गया। अच्छा ईमेल मेरे पास तो आया, साथ ही साथ आपको पता है ये ईमेल किसके पास चला गया, मैंने वो ब्लैक ड्रेस के जो वेंडर को ऑर्डर किया ना, ये ऑर्डर उसके पास भी चला गया, है ना, उसके पास तो जाना होगा, तभी तो वो अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर में मुझे डिलीवरी देकर जाएगा, मुझे नहीं, अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर में तो अमेजन को देके जाएगा, फिर वहां से अमेजन कोरियर कंपनी से कस्टमर प्लेस में डिस्पैच करेगा। तो ऑर्डर कंप्लीट हुआ और फिर उसके बाद ईमेल ऑल्सो सेंड टू द मर्चेंट, ईमेल सेंड टू द मर्चेंट, मर्चेंट आप समझ गए कौन हो गया, ठीक है, मर्चेंट आप समझ गए कौन हो गया। अगर मैं बात एक ध्यान से सुना, अगर अमेजन का मैं बात बता रही हूँ जहां पे अमेजन खुद नहीं सेल कर रहा है, उसके बहुत मोर देन रजिस्टर्ड 1 लाख सेलर होते हैं, तो वहां पे वो मर्चेंट और वेंडर दोनों अलग हो गए, समझ में आ रहा है, वहां पे कोई दूसरा बंदा के पास ईमेल चला गया जिससे मैंने गुड्स खरीदा है। लेकिन कितना बार ऐसा भी तो होता है ना, अमेजन खुद ही अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वहां पे ईमेल डायरेक्टली किसके पास चला गया, अमेजन के पास चला गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होगा बताओ, अब यहां पे तो क्या हो रहा है, ये मर्चेंट कोई दूसरा बंदा है, तो ये क्या करेगा बताओ मुझे, जैसे ही इसके पास ईमेल गया, इसको तुरंत क्या करना चाहिए था, सॉरी, जैसे ही इसके पास ईमेल आया इसको तुरंत क्या करना चाहिए था, इसको तुरंत ये करना चाहिए था,
इसको तुरंत ये करना चाहिए था कि इसको गुड्स को कहां पहुंचा देना चाहिए था, अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर में। इसको गुड्स को कहां पहुंचा देना चाहिए था, अमेजन के, अब इतना बार मेरे से नाम सुन लियो अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर, अब दिमाग और जहन में बस गया होगा अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर क्या होता है। ठीक है, अब जैसे अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर में गया, फिर वहां से क्या होगा बताओ, वहां से क्या होगा, अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर में गया तो अब अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर क्या करेगा, कोरियर कंपनी को दे देगा ना, कोरियर कंपनी फिर क्या करेगा, डिस्पैच करेगा किसको, अब ये कोरियर कंपनी कौन होगा, कोई भी हो सकता है, ट्रक में जा सकता है या साइकिल, बाईसाइकिल, स्कूटी, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कोरियर कंपनी लेकर जा रहा है माल, समझ में आ रहा है, कोरियर कंपनी अमेजन कंपनी से, अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर से कोरियर कंपनी माल कैरी करके ले जा रहा है। अब ये माल कैरी करके ले जाने के बाद क्या हो रहा है, डिलीवरी बॉय को असाइन हो गया, और डिलीवरी बॉय कहाँ चला गया, यहाँ पे डिलीवरी बॉय कहाँ चला गया, कस्टमर के पास आ गया, कस्टमर यहाँ पे बैठा हुआ है ब्लैक ड्रेस का इंतजार में, अब ब्लैक ड्रेस पहन के मस्ती एकदम, समझ में आया। तो अब मुझे बताओ, ये वाला जो मैंने स्टेप बताया, ब्लैक पूरा यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था, यूजर बैठा हुआ है, ब्लैक ड्रेस ऑर्डर किया, कंप्यूटर यूज करके, ब्राउजर यूज करके और सर्वर यूज करके, तो ये क्या हो गया, क्या नहीं से, ये मेरा फर्स्ट ईयर हो गया प्रेजेंटेशन टीयर, ये मेरा हो गया प्रेजेंटेशन टीयर, है ना। अब ये पूरा, ये जो प्रोसेसिंग एंड ऑल, ये सारे चीजें हुई, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मेरा हो गया एप्लीकेशन टीयर, है ना। ये पूरा का पूरा मेरा काम क्या हो गया, एप्लीकेशन टीयर, समझ रहे हो। और डेटा तो कहीं और स्टोर है, वो तो दिखाया ही नहीं, मान लो डेटा यहाँ पे स्टोर है, ऐसे सिलेंडर्स बना दिया मैंने, यहाँ पे कंपनी के सारे डेटा स्टोर है, तो ये मेरा अलग से क्या बन गया, डेटाबेस टीयर। आर वी थ्रू विद दिस, तो एक बार चेक कर लो, ये जो मैंने लिखा था ना, ये पूरे डायग्राम फॉर्म में एक्सप्लेन किया, चेक कर लो। तो कुछ नहीं है, क्लाइंट को क्या क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, क्रोम चाहिए, वेब ब्राउजर चाहिए, ठीक है, सर्वर चाहिए, ऑलराइट। और फिर वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या होना चाहिए, ई मर्चेंट, सेलर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स एटसेट्रा। फिर उसके बाद डेटाबेस लेयर, स्टोर हाउस होता है इन्फॉर्मेशन का, यही मैंने डायग्राम फॉर्मेट में दिखा। ये नहीं भी दिखाती तो चलता है यार, ये सब आपको आता है ऑलरेडी, हम लोगों ने इतना सुंदर से पूर्वी का जो वीडियो था वो बनाया था, है ना। अब वैसे ही मान लो यहाँ पे ना कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, कब चेंजेस आएंगी, जब मैं ई कॉमर्स नहीं कर रही हूँ, मैं एम कॉमर्स कर रही हूँ। जब मैं क्या कर रही हूँ बताओ, एम कॉमर्स। तो अब आप मुझे अपने आप बताओ क्या क्या होने वाला है, क्लाइंट लेयर में क्या होगा बताओ। अब मोबाइल मैंने लिया हाथ में, यहाँ कंप्यूटर तो नहीं चाहिए मुझे, मैंने मोबाइल लिया हाथ में, ठीक है। ये एम कॉमर्स का कंपोनेंट्स बता रही हूँ, एम कॉमर्स का आर्किटेक्चर का कंपोनेंट्स, मोबाइल चाहिए मुझे, तभी तो होगा ना मोबाइल कॉमर्स। फिर यहाँ पे ना डायरेक्टली मेरा ऐप इंस्टॉल्ड है, मैंने ऐप को खोल लिया इंटरनेट यूज करके, मुझे यहाँ वेब ब्राउजर की दरकार नहीं है, सर्वर की दरकार नहीं है, मुझे यहाँ मोबाइल ऐप की दरकार है। हम लोग का यहाँ पे ऐप डाउनलोड होता है ना, ऐप होता है ना यहाँ पे, जैसे मान लो अमेजन का ऐप है मेरा, देख लो, तो मैंने अमेजन में क्लिक किया, अमेजन का ऐप खुल गया, मैंने अमेजन में क्लिक किया, अमेजन का ऐप खुल गया, मुझे कोई ब्राउजर की दरकार नहीं हुई, यहाँ पे क्रोम नहीं चाहिए मुझे, सर्वर नहीं चाहिए, इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली मैंने वाईफाई के थ्रू मैंने डायरेक्टली अपना ऐप खोल लिया मोबाइल में। तो मुझे यहाँ मोबाइल फोन चाहिए मेरा, और उसके संग मुझे क्या चाहिए, ऐप चाहिए मोबाइल का, ठीक है। तो ये दोनों चीज होना जरूरी है, डिफरेंस समझ रहे हो। वहां मैंने बोला इंटरनेट, वेब ब्राउजर, है ना, यहाँ पे मैंने बोला मोबाइल फोन होनी चाहिए और मोबाइल ऐप होनी चाहिए। आर वी थ्रू विद दिस, ठीक है, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट, टेल मी। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर में बताओ, यहां पे भी तो वही सेम चीज, जैसे ऐप खोला, ई मर्चेंट होंगे क्या, हाँ, रीसेलर्स होंगे क्या, हाँ, लॉजिस्टिक पार्टनर होंगे क्या, हाँ। यहाँ एक चीज और आएगा, पेमेंट गेटवे, यहाँ एक चीज और आएगा, पेमेंट गेटवे। तो मैम वो तो वहां पे भी आता था, वहां आता था, लेकिन वहां पे जनरली जब आप वेबसाइट से परचेस करते हो ना, यू आर रीडायरेक्टेड टू अनदर बैंक अकाउंट, आप दूसरे साइट में चले जाते हो। बट यहाँ पे आप मोबाइल फोन के जरिए यूपीआई ऐप, वो सब जो मैंने बोला था ना, भीम ऐप, डायरेक्टली आपका फोन नंबर लिंक करके आप पेमेंट कर सकते हो। आप कोई गेटवे में ट्रांसफर आपको नहीं किया जाएगा, आपका डायरेक्टली पेमेंट गेटवे इस तरह से बना हुआ है कि आप वहीं पे रहकर पेमेंट कर दोगे और कंफर्मेशन आ जाएगा, आपको कहीं और जाके रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐप के अंदर ही वो पेमेंट गेटवे इंस्टॉल्ड रहते हैं, जो कि ऑनलाइन वेबसाइट में नहीं होते, जो आप कंप्यूटर यूज करके ऑर्डर कर रहे हो। तो ये एक फायदा है मोबाइल ऐप यूज करने का। डेटाबेस लेयर वही सेम रहने वाला है। तो कुछ था इसमें बताओ। अब मान लो आएगा कि एम कॉमर्स का आप 3 टियर क्लाइंट स्ट्रक्चर बताओ, क्लाइंट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर।
तो क्लाइंट में आपको क्या क्या चाहिए, मोबाइल फोन यूजर्स, ऐप, एप्लीकेशन लेयर में आपको ई मर्चेंट, रीसेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर, पेमेंट गेटवे और डेटाबेस लेयर, वही स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो कुछ था इसमें बताने लायक, मुझे बताओ, कुछ भी नहीं था इसमें बताने लायक। और डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, डायग्राम में पेमेंट वाले पार्ट में चेंजेस आएगा, है ना, बाकी तो पूरा सेम है। और यहाँ पे फोन की जगह आप ऐसे एक कस्टमर ऐसे ऐसे लेकर मोबाइल खड़ा है तो उसका एक डायग्राम आ जाएगा, बट ये डायग्राम बस समझाने के लिए है, बाद बाकी है तो कॉन्सेप्ट वही है ना। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की जगह क्या आ जाएगा, पेमेंट गेटवे, जहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, एक जो कस्टमर बैंक से पैसे कहाँ चल जाएंगे, मर्चेंट के बैंक में, और प्रोसेसिंग बैंक बीच में रहेगा जो ये पेमेंट प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा, बाद बाकी पूरा सेम। और कितना बार क्या होता है ना यहाँ पे जैसे पेमेंट वॉलेट्स भी रहते हैं, वॉलेट्स में हमारे पैसे रहते हैं ना, तो कस्टमर जो है अपना मोबाइल फोन में पैसा ट्रांसफर करा पेमेंट वॉलेट में, और वो पेमेंट वॉलेट से पैसा चला गया मर्चेंट के वॉलेट में, तो इस तरह से प्रोसेसिंग होते हैं ट्रांजैक्शंस का। सो दिस इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी। अब अलग से एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आपके एग्जाम्स में है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, यू विल नॉट बिलीव, 6 to 7 मार्क्स का, जिसको बोला गया वर्क फ्लो या स्टेप्स इन ई कॉमर्स। वर्क फ्लो डायग्राम बोलते हैं उन लोग, बट उन्होंने स्टेप्स ही बताया। तो ये सेम चीज आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई थी, तो वही सेम चीज है, सेम डिट्टो चीज। मैं आपको वापस से एक बार दिखा देती हूँ, देखो सेम चीज एकदम डिट्टो, जैसे अभी मैंने किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ बताओ, लॉग इन करती हूँ, है ना। तो सबसे पहले हो गया कस्टमर का लॉग इन, कस्टमर्स लॉग इन। जैसे कितना बार मैंने आपको अमेजन का साइट खोलकर दिखाया, मैं लॉग इन करती हूँ ना, मेरा लॉग इन आईडी पासवर्ड ऑलरेडी उसमें मैं लॉग्ड इन हो मेरे कंप्यूटर में, तो इसलिए ऑटोमेटिक लॉग इन हो जाता है। अदरवाइज ऑलवेज यूर आज यूजर आईडी एंड पासवर्ड, चाहे वो मोबाइल ऐप हो चाहे वो आपका इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स का ऐप हो, वेबसाइट। तो कस्टमर लॉग इन हो गया। फिर जैसे ही आप लॉग इन करते हो, अपना आईडी पासवर्ड डालते हो, वो साइट खुल जाता है या ऐप आपका खुल जाता है। इसके बाद आप क्या करते हो बताओ, जो आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, ब्लैक ड्रेस ऑर्डर करना है, तो आप ब्लैक ड्रेस ऑर्डर करना चालू करते हो। यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट, यू स्टार्ट सिलेक्टिंग दैट प्रोडक्ट, सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट और सर्विस का सिलेक्शन करना आप चालू करते हो। तो ये सब मैंने याद नहीं आपको लास्ट क्लास बताया था, ठीक है। तो वही डिट्टो सेम है। सो ये वाला स्टेप्स आप लर्न करोगे, वो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। लर्न दीज स्टेप्स, these steps are important as it is word to word learn करना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन। डन। फिर जैसे आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आप क्या करते हो बताओ, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद क्या करते हो, अपने कार्ट में ऐड करते हो, कार्ट में फिर जाके ऑर्डर प्लेस करते हो। सो कैन आई से प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर। तो आपने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर इज प्लेस, प्लेसमेंट, ऑर्डर प्लेसमेंट किया आपने, ठीक है। आपने क्या किया बताओ, ऑर्डर प्लेसमेंट किया। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस कर डाला, इसके बाद क्या होगा, पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट गेटवे, वही पेमेंट ऑप्शंस, पेमेंट गेटवे। अब अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं। अब पेमेंट गेटवे क्या होता है, कंपोनेंट्स में भर भर के पड़ा था, उसी को लिख डालना है। बस एक चीज यहाँ पे मेंशन कर देना, सीओडी के केस में ना जो वेंडर्स है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट बोलता है फुलफिल करने के लिए, टू एंश्योर दैट द कस्टमर इज वैलिड। कितने बार बदमाशी से लोग सामान मंगा लेते हैं और उनका अता पता ही नहीं रहता है। So to validate कि the customers are actually in real, so extra some checking and all these things are being done for COD, cash on delivery, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने पेमेंट कर डाला, इसके बाद शिपिंग वाला ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब शिपिंग में क्या करना होगा, अब शिपिंग दो टाइप का है। अगर आप ही खुद ई कॉमर्स वेंडर हो, आप ही का ऑनलाइन वेबसाइट है, तो आप डायरेक्टली शिपिंग करना स्टार्ट करोगे अपने वेयरहाउस से। लेकिन अगर मान लो कि ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन का है बट वेंडर वहां पे दूसरे, तो वेंडर क्या करेंगे, अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर में जाकर अपना माल देंगे, फिर वहां से अमेजन जो है कोरियर सर्विसेज के जरिए कस्टमर को माल पहुंचाएगा। तो शिपिंग प्रोसेस में दोनों बात लिख देना, खुद का वेयर हाउस अगर खुद ही वो ई वेंडर है, अदरवाइज अगर कोई थर्ड पार्टी वेंडर को रख रखा है ना, तो यहाँ पे आप क्या होगा, वेंडर खुद भी हो सकता है, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी वेंडर हो सकते हैं। समझ गए, थर्ड पार्टी वेंडर हो गए अमेजन के केस में, अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर वर्ड यूज कर लेना, उनको वहां पे सामान पहुंचाना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड शिपिंग एंड डिस्पैच, कोरियर सर्विसेज के हेल्प से एटसेट्रा। फिर इसके बाद डिलीवरी ट्रैकिंग। अब डिलीवरी ट्रैकिंग सिर्फ कस्टमर्स नहीं करते अपने एंड से, आपको पता है ये जो डिलीवरी ट्रैकिंग है वेंडर्स भी करते हैं, ई कॉमर्स वेंडर अपने एंड से। जितने भी डिलीवरी वाले बंदे हैं ना, उनको एक आईडी दे के रखते हैं, और उनका जो जीपीआरएस सिस्टम है उनके मोबाइल, उनके ऑटोमोबाइल्स का, उनका पूरा आईडी सब कुछ जी ट्रैक सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्हें ट्रैक करते हैं कि वो बंदे कहाँ पहुंचे हैं।
डिलीवरी हुआ है कि नहीं कस्टमर को, और जैसे कस्टमर को डिलीवरी चला जाता है उनके पास मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, जब वो डिलीवरी के लिए निकलते हैं तो भी मैसेज आ जाता है। तो इस तरह से ऑटोमेटेड बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है टू ट्रैक द डिलीवरी, whether the delivery has been made to the customer or to a wrong customer, और timely की not timely, untimely, सब कुछ डिलीवरी ट्रैकिंग सिस्टम हेल्प करता है बताने के लिए ई वेंडर को, ई कॉमर्स वेंडर को, ई कॉमर्स सेलर को। ठीक है, फिर फाइनली ये देखता है कि कैश ऑन डिलीवरी हुआ है कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बंदा डिलीवरी करने गया है वो बोल दे, से जो डिलीवरी बॉय है वो बोल दे कि कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसके लिए भी ना एडिशनल चेकिंग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा कि जिससे उन्हें पता चल जाए कि डिलीवरी मैन ने एक्चुअली पैसे लिए हैं कि नहीं लिए, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सीओडी ट्रैकिंग। तो कुछ था ही नहीं, मैंने लास्ट क्लास ही बोला था, कस्टमर लॉगिन करेगा, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, प्लेस करेगा, पेमेंट करेगा, शिपिंग एंड डिस्पैच होगा, है ना, शिपिंग एंड डिस्पैच होगा, डिलीवरी होगा, फिर सीओडी। बस यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने ये पॉइंट नहीं बताया था आपको, सीओडी ट्रैकिंग एंड डिलीवरी ट्रैकिंग। तो बस ये 2 पॉइंट है, डिलीवरी ट्रैकिंग एंड सीओडी ट्रैकिंग। सो दैट्स इट, पूरा हमारा ई कॉमर्स का आर्किटेक्चर खत्म हुआ। एक बार पूरा स्टार्टिंग से हम लोग रिवाइज करेंगे, और आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी आपको नोट्स दिया है वैसे ही नोट वाइज पढ़ना है। ठीक है, और ये पूरा नोट कहीं अलग से नहीं है, पूरा इंस्टीकेमैट से ही है। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्लास पूरा इंस्टीकेमैट भी दिखा दूंगी कि हम लोगों ने कुल मिलाकर 3 क्लास में लगभग इंस्टीट्यूट के मैट के 30 पेज कवर कर डाले हैं, और एकदम वर्ड टू वर्ड मजे में, बिना कोई पॉइंट छोड़े। ठीक है, तो आओ एक बार आओ, फटाफट आ जाओ। पूरा आर्किटेक्चर बस स्टार्टिंग से देखते हैं। मैंने बोला आर्किटेक्चर वर्ड का मतलब क्या होता है। आर्किटेक्चर हो गया एक ढांचा, एक मॉडल, एक स्टाइल बिल्डिंग को बनाने का। तो वैसे ही कंप्यूटर में नेटवर्क को बनाने का जो ढांचा होता है उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो नेटवर्क क्या होता है बाय द वे, जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को आप कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट किस जरिए से करोगे, वो सिस्टम कैसा होगा, उसको नेटवर्क बोलते हैं हम। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 टीयर। तो मैम अपने 1 टीयर का एग्जांपल नहीं दिया। 1 टीयर मतलब आप समझ गए क्या हुआ। अच्छा, मैंने आपको बोला था जो आप फिजिकल रिजर्वेशन करवाते हो टिकट्स का, वो हो गया आपका 2 टीयर। बट जो आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा रहे हो ना घर में बैठे बैठे, जैसे आप लोग makeMyTrip.com यूज करते हो, तो MakeMyTrip में आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो गए, क्लाइंट, और आपने अपना लैपटॉप में लॉगिन किया MakeMyTrip को। तो लॉगिन किया जब आपने अपने कंप्यूटर में, तो हो गया क्लाइंट, है ना, प्रेजेंटेशन टीयर। MakeMyTrip खोला तो MakeMyTrip का इंटरफेस यूज करके, अपना क्रोम का ब्राउजर यूज करके सर्वर यूज किया MakeMyTrip का, तो MakeMyTrip कौन हो गया, एप्लीकेशन सर्वर। अब वो पूरा इंफॉर्मेशन निकाल रहा है डेटाबेस से कंपनी के, जो कंपनी उसके संग रजिस्टर और आपको दिखा रहा है। तो डेटाबेस टीयर अलग है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 3 टीयर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर। तो ऑनलाइन रिजर्वेशन 3 टीयर है, लेकिन फिजिकल रिजर्वेशन 2 टीयर है। वैसे ही आप जब ऑनलाइन एटीएम मशीन से, ऑनलाइन नहीं मैं बोलूंगी, फिजिकली आप एटीएम से पैसा निकालते हो या फिजिकली जाकर आप बैंक वाले से बातचीत कर रहे हो, तो 2 टीयर है। लेकिन अगर आप घर बैठे ई बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड ऑल करते हो तो वो 3 टीयर स्ट्रक्चर है। तो 1 टीयर क्या हुआ मैम, 1 टीयर का मतलब पता है क्या हुआ, 1 टीयर मतलब कि आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हो, आप डेटा एंट्री करो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 1 टीयर। तो आपके कंप्यूटर में सब इंफॉर्मेशन है और आप ही क्लाइंट हो, आप ही इंफॉर्मेशन फीड करो, आप ही उसको एक्सेस करो, वहां कोई दूसरा बंदा एक्सेस नहीं करे, कोई तीसरा कंप्यूटर नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है, आपके कंप्यूटर में आपने सब स्टोर कर रखा है, वहीं पे आप एंट्री भी कर रहे हो। तो 1 टीयर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। सर्वर आप समझ गए क्या होता है, नेटवर्क सिस्टम आपको पता है। एप्लीकेशन लॉजिक क्या हो गया, ये एक टाइप का गाइडलाइंस है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज कर करना जो मशीन लैंग्वेज है उसको क्लाइंट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। C++, जावा, ऑल दीज आर एग्जांपल टू इट। बिजनेस लॉजिक क्या होता है, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है या प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि कस्टमर के क्वेरीज को रिजॉल्व करता है, उनके क्वेरीज का सोल्यूशन बताता है, रिजल्ट्स बताता है। अब 2 टीयर में मैंने क्या बोला, वेरी सिंपल, यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर है, यहाँ डेटाबेस है, दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन है। क्लाइंट ने क्वेरी जनरेट किया, डेटाबेस ने प्रोसेसिंग की, डेटाबेस ने प्रोसेसिंग करके क्वेरी जनरेट करके रिजल्ट जनरेट करके कहां दे दिया, क्लाइंट वर्कस्टेशन में। ठीक है, तो यहाँ एप्लीकेशन लॉजिक जो है क्लाइंट वर्कस्टेशन में इंस्टॉल्ड है और बिजनेस लॉजिक का है डेटाबेस सर्वर में, ये डिफरेंस है। लेकिन 3rd टीयर में एप्लीकेशन लॉजिक और बिजनेस लॉजिक दोनों कहां पे था, बीच में जो एक लेयर आ गया था ना उसमें था एप्लीकेशन लेयर। और इसीलिए 3rd टीयर में मैंने बोला था कि वहां पे सेपरेशन है यूजर इंटरफेस का, ये देख रहे हो, ये यूजर इंटरफेस हो गया, यूजर इंटरफेस का और किसका बताओ, एप्लीकेशन लॉजिक का। एप्लीकेशन लॉजिक वहां कहां पे था, एप्लीकेशन लेयर में था, है ना। बट यहाँ पे कंप्यूटर क्लाइंट के वर्क स्टेशन में ही एप्लीकेशन लॉजिक घुसा हुआ था, बट वहां पे सेपरेशन था, कहां पे, 3 टीयर में। ठीक है, फिर मैंने बोला 3 टीयर में ये आ गया, बीच में कौन था 3 टीयर में, 3 टीयर का डायग्राम देख लो एक बार। 3 टीयर में बीच में मैंने क्या बोला, सर्वर आ गया। तो क्लाइंट ने क्वेरी जनरेट की, सर्वर को दिया, सर्वर ने क्वेरी को फॉरवर्ड किया डेटाबेस में, डेटाबेस ने
जो क्वेरीज था उसके लिए डेटा दिया एपीआई लैंग्वेज में। अब एपीआई लैंग्वेज को प्रोसेस एंड ऑल करके सर्वर ने उसको जीयूआई में कन्वर्ट किया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, और अपने क्लाइंट के वर्क स्टेशन वाले कंप्यूटर या मोबाइल फोन या टैबलेट उसमें डिस्प्ले करवा दिया। सो दिस इज कॉल्ड 3 टियर स्ट्रक्चर। 3 टियर का फायदा ये है कि मल्टीपल यूजर जो है एक संग डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसको और एक फायदा है स्केलेबिलिटी, जो मैंने अभी बोला, फ्लेक्सिबिलिटी यानी चेंज मैनेजमेंट। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था यहाँ सेपरेशन है। क्या चीज का सेपरेशन है? यूजर इंटरफेस है ये जो, एंड एप्लीकेशन लॉजिक का। यूजर इंटरफेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द एप्लीकेशन लॉजिक, दोनों में सेपरेशन है। बट ड्रॉबैक इसमें ये है कि बहुत सारे जब क्वेरीज रेज होते हैं ना तो सर्वर जैम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, डेटाबेस इतना लोड नहीं ले पाता। तो उसके लिए मैंने बोला डायनामिक लोड मैनेजमेंट अप्लाई कर लो। लेकिन कितने बार अगर एक कंपनी के पास एक ही डेटाबेस है तो वो कहां पे क्वेरी को भेजेगा, और तो कोई डेटाबेस है ही नहीं ना, तब दिक्कत होना ही है। और इसका थोड़ा आर्किटेक्चर को कॉम्प्लेक्स एंड इमेच्योर बताया गया है, और बोला गया है सर्वर का मेंटेनेंस भी जो है ना, सर्वर लाइब्रेरी को मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट अफेयर। तो ये इसके ड्रॉबैक हो गए, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि इसमें क्या क्या लगता है। क्लाइंट को क्या लगेगा? इंटरनेट लगेगा, वेब सर्वर चाहिए उसे, और उसके बाद ब्राउजर चाहिए, ब्राउजर क्रोम, फायरफॉक्स, गूगल, एनीथिंग, ठीक है। और सर्वर मेरा क्या हो गया? वेबसाइट का नाम। तो जनरली 3 टियर स्ट्रक्चर वर्क्स विद द वेबसाइट। जहां पे भी वेबसाइट इन्वॉल्व होती है ना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 3 टियर स्ट्रक्चर, बिकॉज वेबसाइट इज एक्टिंग एज योर एप्लीकेशन लेयर, दैट इज योर सेकेंड टियर, मिडिल टियर। तो प्रेजेंटेशन टियर हो गया जहां से यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। एप्लीकेशन टियर इज गेटिंग पुल्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टियर एंड इट इज इंटरेक्टिंग विद द अदर टियर्स, फर्स्ट एंड सेकंड। वो बिचौलिया है जो दोनों टियर के संग इंटरेक्ट कर रहा है ना। क्वेरी को रिसीव कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, फिर रिसीव कर रहा है, फिर फॉरवर्ड कर रहा है। समझ गए? तो अब मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत आने वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैंने दी है। तो आप क्लास को पूरा ध्यान से सुनोगे तो पूरा पिक्चर क्लियर होगा, और फिर वो वीडियो तो और क्लियर पिक्चर देगा। आप उसको विजुअली इमेजिन कर सकते हो कि आर्किटेक्चर होता कैसे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द क्लास एंड डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग इजी टॉपिक करेंगे। आज थोड़ा क्लास टेक्निकल था, बट नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इजी। बट होमवर्क ये है कि जितना भी मैंने पढ़ाया है यहां तक अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।